साथियों नमस्कार, मैं सुमेर चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लाइब्रेरियन गुरुजी पर। साथियों, आज हम वर्गीकरण के उपसूत्रों की बात करेंगे। वर्गीकरण के उपसूत्रों को हम आज तैयार करने वाले हैं, अर्थात कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन को हम अच्छे से आज तैयार करेंगे। देखो, कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन, सबसे पहले एक वर्ड आता है कैनन। तो ये जो कैनन शब्द है वो किस व्यक्ति के द्वारा पहली बार दिया गया था, यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इस पहले ही शब्द से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जो कैनन शब्द है वो दिया था WCB सेयर्स के द्वारा। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि वह विद्वान कौन थे जिन्होंने अपने सिद्धांतों को कैनन नामक शब्द दिया, कैनन वर्ड दिया या कैनन नामक टर्म दी। तो वो कौन थे? WCB सेयर्स थे। इन्होंने कुल 29 सिद्धांत दिए थे 1915 में। कब दिए थे? 1915 में 29 सिद्धांत दिए। तो पहली बार उनको इन्होंने कैनन शब्द दिया था। तो पूछा जाता है कई बार कि कैनन वर्ड किसके द्वारा पहली बार प्रस्तुत किया गया, वहां आप जवाब दे दीजिएगा WCB सेयर्स। अब आप सभी जानते हैं WCB सेयर्स SR रंगानाथन के गुरु थे। जब रंगानाथन 1924 में लंदन जाते हैं, उस समय वहां गुरु किसको बनाते हैं? WCB सेयर्स को। और WCB सेयर्स मेलविल डेवी के शिष्य ही थे, ध्यान रखना। अर्थात WCB सेयर्स के गुरु कौन थे? मेलविल डेवी। तो ये कड़ी बनती है इन तीनों के बीच में। आज की क्लास में हम कैनन को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। जो रंगानाथन साहब ने कुल 43 कैनन आपको दिए हैं वर्गीकरण के लिए, उनकी हम चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। आज की क्लास में 43 कैनन पढ़ने के बाद मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूं। उन क्वेश्चनों के भी हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। मैं आपको इन 43 कैनन्स के माध्यम से यह सिखाऊंगा कि जब यहां से क्वेश्चन पूछा जाए तो उनसे किस प्रकार से हम निपटेंगे। ज्यादा थ्योरी में नहीं जाएंगे हम, क्योंकि यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। आइडल प्लेन का पार्ट कौन सा है, वर्बल प्लेन के कौन कौन से हैं, नोटेशन प्लेन के कौन कौन से हैं, यहां से इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम उनकी चर्चा भी इस क्लास के बाद या इसी क्लास के अंदर लास्ट में करने वाले हैं। तो देखिएगा, शुरू करते हैं आज की इसके क्लास को। देखिएगा, कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन वर्गीकरण के उपसूत्र है। संख्या में आपसे पूछा जाए कि रंगानाथन साहब के द्वारा वर्गीकरण के लिए कुल कितने कैनन प्रदान किए गए थे, उस समय आप बता दीजिएगा सर 43 कैनन उन्होंने दिए थे। दूसरी बात, यहां से फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि रंगानाथन के द्वारा उपसूत्रों को कितने भागों में विभाजित किया गया। तब आप बताइएगा उपसूत्रों को उन्होंने 3 भागों में विभाजित किया। 3 भाग कौन कौन से हैं? बोले पहला आइडल प्लेन, वर्बल प्लेन और नोटेशन प्लेन। आइडल प्लेन अर्थात वैचारिक स्तर, वर्बल प्लेन अर्थात शाब्दिक स्तर, नोटेशन प्लेन अर्थात सांकेतिक स्तर। इन 3 स्तरों में 43 उपसूत्रों को रंगानाथन साहब ने विभाजित किया। क्वेश्चन पूछा जाए बता दीजिएगा 3 थे। अर्थात सबसे पहले विचार किया जाएगा, फिर उसे शब्द दिया जाएगा और फिर उसे संकेत दे दिया जाएगा। उसके लिए कोई ना कोई नोटेशन निर्धारित कर दिया जाएगा। ये 3 स्तर उन्होंने दिए। अब यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाने लग गया है। क्या है? देखिएगा, बोले आइडल प्लेन के कुल कितने उपसूत्र हैं, वर्बल प्लेन के कितने हैं और नोटेशन प्लेन के कितने हैं। तो याद ऐसे कर लेना 15 4 24, 15 और 4 19 होते हैं, पर आप ये मत जोड़िएगा कि 19 करना है। आपको 15 और 4 को 24 करना है। 15 और 4 24 बोले, 15 और 4 24 है ना। तो 15 आइडल प्लेन के,
4 वर्बल प्लेन के और 24 नोटेशन प्लेन के, ऐसे याद कर लेना है। तो 15, 4, 24। अब सुन लो, बहुत सी जगह आपको इन 4 और 24 की जगह संख्या अलग मिल सकती है, इस चीज का ध्यान रखना। लेकिन हमने ये 15, 4, 24 किया है, ये बहुत जगह माथा पच्ची करने के बाद किया था, यही आपको याद करना है। 15, 4 और 24 इस प्रकार से कुल कितने हो जाते हैं? 43 उपसूत्र हो जाते हैं। यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाने लग गया है आजकल, बोले ये जो 43 कैनन थे वो किस पुस्तक में आए थे, ये भी पूछा जाने लगा है। तो देखो, प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, SR रंगानाथन साहब की एक पुस्तक थी। इसके लेखक कौन थे? SR रंगानाथन थे। इस पुस्तक के 3 एडिशन आए हैं, 37, 57 और 67 में। मैंने आपको बहुत अच्छे से ये पहले याद करवाया था, ये पुस्तक मैंने बहुत पहले बता दी थी आपको। प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, इस पुस्तक में रंगानाथन साहब ने अपने उपसूत्र प्रदान किए। आपके सामने ये उपसूत्र किस पुस्तक में आए? प्रोलेगोमिना नामक पुस्तक के माध्यम से अपने सामने ये 43 के 43 उपसूत्र आए। अब सुनिएगा, पहला एडिशन इस पुस्तक का आया था 1937 में, दूसरा आया था 57 में और तीसरा आया था 67 में। 37, 57 और 67 इस प्रकार से याद कर लेना, 37, 57 और 67, साथ ही साथ है लास्ट में 37, 57, 67। ये आते गए और लास्ट में जो एडिशन आया तीसरा, उसके अंदर टोटल जो आज हैं 43 उपसूत्र, वो तीसरे संस्करण में आए। तीसरे संस्करण में अर्थात 1967 वाले के अंदर कुल 43 उपसूत्र देखने को मिले थे। समय समय पर इनकी संख्या अलग थी, लेकिन जो तीसरा संस्करण आया 1967 में, उसमें आपको 43 कैनन देखने को मिले। याद रखिएगा, 43 कैनन किस संस्करण में आए? बोले 1967 वाले एडिशन के अंदर आए। किसमें आए? प्रोलेगोमिना के तीसरे संस्करण में। इस प्रकार से याद कर लीजिएगा। प्रोलेगोमिना के 3 संस्करण कब कब आए? बोले सर 37, 57 और 67 में आए। चलिएगा, और 3 स्तरों में इनको बांटा था, आइडल प्लेन, वर्बल प्लेन, नोटेशन प्लेन। 15, 4, 24, 15, 4, 24। तो आइडल प्लेन के कितने उपसूत्र? बोले सर 15, वर्बल के 4 और नोटेशन प्लेन के 24। अब जो 15 दिए गए हैं आइडल प्लेन के, उनको भी डिवाइड किया गया है और यहीं से क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। तो 15 को भी हम देखेंगे कैसे कैसे बांटा। जो ये 15 हैं आइडल प्लेन के, उनको भी इन्होंने 5 भागों में बांटा है। 5 भागों में बांटा है, और 5 भाग कौन कौन से हैं देख लीजिएगा। कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, अरे किसक जा यार, कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, कैनन ऑफ सक्सेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, कैनन ऑफ अरे, कैनन ऑफ चेन, कैनन ऑफ फिलिटरी सीक्वेंस। इन 5 भागों में इन 15 को बांटा है, लेकिन आपको ये याद नहीं करना है। याद कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, नहीं तो ऐसे तो बावड़े हो जाओगे। 43 कैनन है, इनके नाम याद नहीं करने हैं, इनको जोड़ना है। इनको किसी ना किसी प्रकार से कैरेक्टरिस्टिक्स और आइडल प्लेन के साथ जोड़ना है अपने को। बस इतना ही कार्य करेंगे, इससे आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। और मैं बहुत सारे क्वेश्चन आज लेके आया हूं, आपको जोड़ जोड़ के मैं क्वेश्चन सही करना भी आज सिखाने वाला हूं। बने रहिए आप साथ में। देखो जी, और बिल्कुल गांव के आदमी बन जाओ आज मेरे साथ आप। ज्यादा शाना बनने की जरूरत नहीं है, एकदम अरे अपने को याद होना चाहिए, और एकदम ग्रामीण भाषा में आज हम इसे याद करेंगे। एकदम ग्रामीण भाषा में बेसिक तरीके से इन चीजों को हम जोड़ेंगे आज। देखो, अब एक चीज का और ध्यान रखना आप, जैसे ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, आप इनके अर्थ पे मत जाना। क्यों माथा पच्ची करते हो यार? कैरेक्टरिस्टिक्स को ही सीधा जोड़ देंगे हम, क्योंकि वहां तो इंग्लिश में तो आना ही आना है पेपर, बाइलिंगुअल पेपर आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों हिंदी बना रहे हो? इसकी आवश्यकता ही नहीं है फिलहाल आपको। मैं जैसे शब्द दे रखा है उसको वैसे ही जोड़ के आपको दिखाऊंगा। कई जगह मैं कैरेक्टरिस्टिक्स का, मान लो ये बोलने में कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा है,
लेकिन कई जगह इसका उच्चारण किसी और प्रकार से करूंगा, वो भी आपके फायदे के लिए करूंगा, बाकी उसमें मुझे कोई फायदा नहीं है। कई बार इनके अर्थ का भी हम अनर्थ करेंगे। जो मैं कहूं वो सत्य मान लेना आपको। मैं ये कहूं ना, बोले बकरी के 4 थन हुए तो 4 ही मानना है थन। बोले कितना हुए? 4 हुए, बोले, है ना, और 4 हम दूध भी आया है। तो इस प्रकार से आपको मानना है, उससे क्वेश्चन सही होगा आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। अब चलिएगा, कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे जोड़े। इस कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडल प्लेन के साथ जोड़ो। आपको ऑप्शन में ये देगा, कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स का संबंध किससे है? ऑप्शन में मिलेगा आइडल प्लेन, वर्बल प्लेन और नोटेशन प्लेन। वहां दिक्कत हो जाएगी क्योंकि ये तो 15 ही है और नोटेशन प्लेन के तो 24 हैं, तो इनमें खिचड़ी बन जाता है, पता ही नहीं चलता कि ये नोटेशन प्लेन का था या वर्बल प्लेन का है कि आइडल प्लेन का है, ये मिक्स हो जाता है। तो इनको जोड़ेंगे हम, जोड़ के अपन आराम से आंसर लगा देंगे। कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, बोले यार इस आइडल को आप अपना आइडल समझ लो, इस आइडल को अपना आइडल समझ लो। देखो आइडल का मतलब होता है विचारिक, लेकिन आप कौन सा आइडल समझोगे? बोले ये तो मेरा आइडल है ना, कहते हैं ना, बोले मेरे आइडल हैं ये तो, है ना, तो वो आइडल समझ लीजिए इसे बस। तो ये तो है मेरा आइडल। अब इसको आइडल समझ के ही हम 15 के 15 कैनन याद करने वाले हैं। और इसको समझ लो आप कैरेक्टरिस्टिक है। बोले यार मेरो जो आइडल है ना, को तो कैरेक्टर एकदम स्टिक है। कैरेक्टर स्टिक है, बोले कुड़को रहे, बोले आइडल को कैरेक्टर स्टिक है मेरा आइडल को, है ना, तो कैरेक्टर तो स्टिक है आइडल को। अब कैरेक्टरिस्टिक आपको जहां भी दिखेगा ना, आप तुरंत पहचान जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक, और बोले मेरा आइडल को है, तुरंत आंसर लगा देंगे आप आइडल प्लेन। अब सुनो, यहां तक तो ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स को तो आप जोड़ देंगे आइडल प्लेन से, लेकिन फिर इनका भी कई बार यह पूछ लिया जाता है, कैनन ऑफ डिफरेंशिएशन का संबंध किससे है? ऑप्शन में आपको यह दे देगा कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडल प्लेन ही नहीं देता। कई बार कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं देता, सीधा आइडल प्लेन दे देता है। तो इस डिफरेंशिएशन को हम दोनों तरीके से जोड़ेंगे। पहले इससे जोड़ेंगे क्योंकि इसका भाग है, और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स तो जुड़ा हुआ है ही आपका। कैरेक्टरिस्टिक्स तो कैरेक्टर तो किसका स्टिक था? बोले मेरे आइडल का था, तो सीधा ही जुड़ जाएगा। ये इससे जोड़ेंगे और ये अपने आप जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार से जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। देखो कैसे, कैरेक्टरिस्टिक का तो पता चल गया किसका था, बोले आइडल का कैरेक्टर स्टिक है। अब इसको तो ज्यादा दिमाग लगाने की इसमें तो है ही नहीं आवश्यकता। यहां आ जाओ, पहला कैनन से शुरू करेंगे। अब 43 के 43 कैनन हम याद करेंगे और शुरुआत करते हैं पहले ही कैनन से। ये रहा आपका कैनन ऑफ डिफरेंशिएशन। अब ये कैनन फेनन तो छोड़ दो, ये तो सब जगह लिखा हुआ मिलेगा आपको, ये तो सब में ही है कैनन ऑफ तो सिर्फ ये शब्द पकड़ो। आपके एग्जाम में भी ऐसे कैसे लिखा हुआ आएगा, हिंदी में हो सकता है इनके विभिन्न अर्थ हों, लेकिन इंग्लिश में आपको यही शब्द मिलेगा। तो बोले यार डिफरेंस तो होता है किसमें? बोले यार डिफरेंस तो होता है कैरेक्टर में। किसी का कैरेक्टर कैसा होता है, किसी का कैरेक्टर कैसा होता है। बोले यार डिफरेंस किसमें है? कैरेक्टर में है। तो डिफरेंशिएशन अर्थात डिफरेंस तो है, अंतर तो है, किसमें? कैरेक्टर में है। और किसके कैरेक्टर में? कैरेक्टरिस्टिक है। किसका कैरेक्टरिस्टिक है? आइडल का है। तो यहां से आप सीधे ही चले जाओगे। तो डिफरेंस है किसमें? कैरेक्टर में डिफरेंस तो होता है, और कैरेक्टरिस्टिक तो कैरेक्टर से कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक किसका है? बोले आइडल का है। यहां तक आ जाओ, यहां आने के बाद कैरेक्टरिस्टिक से तो आप तुरंत पहचान जाओगे किसका था, आइडल का था। कैरेक्टर तो स्टिक किसका था? बोले मेरे आइडल का था। इसको इससे जोड़ो सिर्फ, और इससे जोड़ते ही आप यहां तक पहुंच गए। तो कैरेक्टरिस्टिक और कैरेक्टरिस्टिक देखते ही आपके दिमाग में आ जाएगा, बोले किसका था स्टिक? तो कैरेक्टर आइडल का था। तो डिफरेंस किस में है? बोले कैरेक्टर में है, और कैरेक्टर से कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा, और कैरेक्टरिस्टिक से आप पहचान ही जाओगे किसका था स्टिक? आइडल का था। बोले तो डिफरेंस है कैरेक्टर में, ठीक है, बोले कर देंगे। अब देखो एक चीज यहां से और देखना, इसके दो नाम हैं, रिलेवेंस और साउट हेडिंग। साउट हेडिंग और रिलेवेंस, कैनन ऑफ रिलेवेंस का ही दूसरा नाम है कैनन ऑफ साउट हेडिंग। ध्यान रखना दोनों चीजों का। कई बार रिलेवेंस दे देता है, कई बार साउट हेडिंग दे देता है। कई बार यह भी पूछ लेता है कैनन ऑफ रिलेवेंस का दूसरा नाम क्या था या क्या है, तो आपको बताना है साउट हेडिंग। कैनन ऑफ साउट हेडिंग का दूसरा नाम तो कैनन ऑफ रिलेवेंस, ये पूछ लिया जाता है कई बार, तो ध्यान रखना इस चीज का। अब सुनो, इसको भी जोड़ना है कैरेक्टरिस्टिक के साथ।
बोले यार साउथ वाला को तो करेक्टर बहुत स्टिक रहा है। इसको वो साउथ की मूवी देखते हो ना, और उनमें करेक्टर देखते ही हो आप कैसा होता है हीरो का। तो बोले यार साउथ वाली मूवी में तो यार साउथ वाला को करेक्टर तो स्टिक हुआ करे है ना, साउथ वाला को करेक्टर तो स्टिक हुआ करे, धमाधम उठे है ना। तो साउथ से आप साउथ हेडिंग याद कर लेंगे। तो साउथ वाला को तो करेक्टर बोले स्टिक हुआ करे है, तो साउथ करेक्टरिस्टिक का भाग है, पहचान जाएंगे आप। आगे देखो, एज सर्टेनिबिलिटी, एज सर्टेनिबिलिटी जोड़ना है करेक्टरिस्टिक के साथ, करेक्टर के साथ। बोले यार एज सर, तो इसको देखो, ये एज और ये है आप सर, जो हमारे सर हैं, जो हमारे सर हैं, एज सर है ना, जो हमारे सर हैं उनको एक एज है, मतलब उनको एक एज प्राप्त है, उनका एक प्लस पॉइंट है। उनका एज क्या है? बोले यार उनका करेक्टर बहुत स्टिक है। जो हमारे सर है उनका करेक्टर बहुत स्टिक है ना, तो करेक्टर बहुत स्टिक है। एज है सर के पास क्या? बोले उनका करेक्टरिस्टिक है। तो एज है सर के पास करेक्टरिस्टिक, और करेक्टरिस्टिक किसका हो जाएगा? आइडल प्लेन का। करेक्टर तो स्टिक है ही ना उनका। तो एज है सर के पास क्या क्या एज है? बोले करेक्टरिस्टिक है। तो ये भी जुड़ जाएगा सीधा सीधा, मैं बताऊंगा आपको, आंसर देना भी सिखाऊंगा। अब देखो परमानेंस, और परमानेंट होता है आदमी का करेक्टर। परमानेंट क्या होता है? अरे बोले नहीं हो, लेकिन आपको तो ऐसे याद करना है। परमानेंट क्या होता है? परमानेंट होता है बोले आदमी का करेक्टर। सब कुछ बदल सकता है लेकिन उसका करेक्टर बोले परमानेंट होता है ना। तो परमानेंट क्या होता है? करेक्टर होता है, और करेक्टर का नाम आते ही करेक्टरिस्टिक समझेंगे। ठीक है, चलिएगा। अब इन चार में समस्या नहीं आएगी। डिफरेंस होता है करेक्टर में। साउथ वाला को करेक्टर बोले स्टिक हुए है, एज है सर के पास किसका? करेक्टर का। बोले उनका करेक्टरिस्टिक है या करेक्टर अच्छा है। या फिर आगे आ जाओ, परमानेंस, और परमानेंस क्या होता है? बोले करेक्टर परमानेंट होता है। ठीक है, इनमें कोई समस्या आपको नहीं आएगी, सीधे आप जोड़ पाएंगे। आगे चलते हैं। अब आ गया अपना कैनन ऑफ सक्सेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। यहां से भी आप एक शब्द उठा लो, सक्सेशन। ये शब्द पकड़ लो, सक्सेशन। बस इससे जोड़ना है इनके सभी कैनन्स को। 3 कैनन है इसके, सबको जोड़ देना है। जोड़ो जी। ये कैनन ऑफ तो सब जगह मिलेगा, यहां से ये उठा लो। कौन कॉमिटेंस, बोले कौन कौन है रेकमेंड करने वाले जो सक्सेस हुए हैं? कौन कौन है रेकमेंड करने वाले जो सक्सेस हो गए? कौन कौन है रे? कौन कॉमिटेंस, कौन कौन कमेंट करने वाले हैं जो सक्सेस हो गए? सक्सेशन जोड़ दोगे। और सक्सेस कौन हुआ है? मेरा आइडल हुआ है। सक्सेस कौन हुआ है? मेरा आइडल हुआ है। तो सक्सेशन से तो आप सीधे आइडल पे पहुंच ही जाओगे। तो सक्सेशन किसका पार्ट है? आइडल प्लेन का पार्ट है। कौन कौन है रे कमेंट करने वाले जो सक्सेस हुए हैं? तो सक्सेशन से आप पहचान जाओगे। और सक्सेशन पे पहुंच गए तो आप तुरंत बता देंगे, बोले सक्सेस कौन हुआ है? मेरे आइडल हैं, वो सक्सेस हो गए हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप जोड़ देंगे। रिलेवेंट सक्सेशन, अब देखो इनमें सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। सक्सेशन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, आवश्यकता ही नहीं है कुछ दिमाग लगाने की। सक्सेशन बाकी और किसी भी कैनन में नहीं है। किसी कैनन में होता तो हम इसका कोई और जुगाड़ देखते, लेकिन आगे किसी कैनन में ये सक्सेशन लगा हुआ ही नहीं है, तो डायरेक्ट ही अपना जुड़ जाएगा। देखो रिलेवेंट सक्सेशन, ये देखो सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, तो आप इन दो को तो वैसे जोड़ देंगे। और कौन कौन है कमेंट करने वाले जो सक्सेस हो गए? तो सक्सेस हो गए जुड़ जाएगा सीधा। और सक्सेस कौन हो गए? बोले मेरे आइडल सक्सेस हो गए। इस प्रकार से कर पाएंगे। और ये दोनों में डायरेक्ट नाम जुड़ा हुआ है, सक्सेशन सक्सेशन। तो सक्सेशन को आप सीधे आइडल प्लेन से ले जा सकते हैं। बोले सक्सेस कौन हुआ? मेरे आइडल। सक्सेस कौन हुआ? बोले मेरे आइडल। जुड़ जाएगा। देखो बहुत आसान हो जाएगा, नहीं तो ये कैनन बहुत दिमाग खराब करते हैं, याद ही नहीं होते, सारे घुल मिल जाते हैं। चलो जी यहां आ जाओ। कैनन ऑफ अरे। अरे का मतलब वैसे तो होता है पंक्ति। पंक्ति, अरे का मतलब क्या होता है? पंक्ति होता है, एक लाइन मान लीजिए आप, पंक्ति वो वाली समझ लीजिए आप। अरे का मतलब पंक्ति समझ लीजिए, है ना। तो चलो जी इसको भी जोड़े। और अब देखो इसको जोड़ दो पहले तो। अरे को सीधे जोड़ो किससे? आइडल से। आइडल प्लेन का ही तो पार्ट है ना, ये तो फिर इसके सबसेक्शन है। तो आइडल अरे, अरे यानी पंक्ति में। अरे पंक्ति में कौन लाग रहे हो है? बोले मेरो आइडल पंक्ति में लाग रहे हो है, लाइन में लाग रहे हो है। बोले तो आइडल कहां लगे हुए हैं? बोले पंक्ति में लगे हुए हैं। तो अरे, अरे में कौन लगा हुआ है? पंक्ति में कौन लगा हुआ है? बोले मेरे आइडल लगे हुए। तो अरे कैनन ऑफ अरे किसका पार्ट है? किसका पार्ट है?
आइडल प्लेन का पार्ट है। इस प्रकार से कर देंगे। अरे को हमने जोड़ दिया सीधे आइडल प्लेन से। अब चलो जी यहां आ जाओ, इनको जोड़ना है अरे के साथ। चलो जी एग्जॉस्टिवनेस, एग्जॉस्ट बुलेट में लगाया करो ना तो पटर पटर करवा के लिए एग्जॉस्ट, वो समझ लो इसको। कौन सा? जो पटर पटर की आवाज आती है, पटाखे आप छोड़ते हो ना, तो वो एग्जॉस्ट मान लो आप। और एग्जॉस्ट बोले पंक्ति में लगे हुए हैं, बहुत सारे एग्जॉस्ट पंक्ति में लगे हुए हैं। एग्जॉस्ट कहां है? बोले पंक्ति में लगे हुए हैं, तो एग्जॉस्ट सीधे पंक्ति से जुड़ जाएंगे। एग्जॉस्ट बोले सर पंक्ति में लगे हुए हैं, बहुत सारे हैं। एग्जॉस्ट पंक्ति में लगे हुए हैं तो आप सीधे पंक्ति से जोड़ देना। एक्सक्लूसिवनेस का मतलब होता है खासियत। और खासियत, खासियत क्या है? बोले यार देखो खासियत है मेरे आइडल की, मेरे आइडल की खासियत है कि वो कहां लगते हैं? पंक्ति में लगते हैं भाई। ऐसे नहीं सीधे ही जाके अपना काम करेंगे, पंक्ति में बाकायदा वो भी लगते हैं, है ना। तो खासियत है कि वो पंक्ति में लगते हैं। कौन? आइडल प्लेन। पंक्ति में कौन लगे हुए हैं? आइडल लगे हुए। खासियत क्या है? कि पंक्ति में लगते हैं भाई, वो ऐसे नहीं सीधे नहीं जाते, पंक्ति में, पंक्ति के हिसाब से काम करते हैं वो। तो खासियत क्या है? पंक्ति में लगते हैं। और पंक्ति में कौन लगते हैं? पंक्ति में कौन लगा हुआ है? आपका आइडल लगा हुआ है, तो सीधा सीधा ये भी जुड़ जाएगा। चलो जी हेल्पफुल सीक्वेंस, हेल्पफुल सीक्वेंस सहायक अनुक्रम। सहायक अनुक्रम किस में है? बोले पंक्ति में है, पंक्ति में है। सहायक अनुक्रम किस में है? पंक्ति के अंदर है, एकदम क्रम, देखो क्रम से ही हो जाएगा। सीक्वेंस किस में है? पंक्ति में, एकदम क्रम से लगे हुए हैं। हेल्पफुल सीक्वेंस किस में है? अरे में है, पंक्ति में है। हेल्पफुल सीक्वेंस पंक्ति में है, और पंक्ति में कौन? बोले मेरे आइडल हैं, तो जुड़ जाएगा ये भी। चलो जी कंसिस्टेंट सीक्वेंस, कंसिस्टेंट सीक्वेंस, और सीक्वेंस से फिर से वही दिख रहा है आपको। अरे सीक्वेंस किसका है? सीक्वेंस किस में है? अरे के अंदर है, पंक्ति के अंदर। और पंक्ति के अंदर कौन है? मेरे आइडल हैं, बोले पंक्ति में, तो इस प्रकार से ये भी जुड़ जाएगा। देखो ऐसे ही करना है आपको। 43 कैनन याद नहीं करने हैं, सबके नाम लाइन से 43 कैनन का नहीं बोलना है आपको, इतना समय नहीं है अपने पास। और अपना टारगेट है क्वेश्चन सही करना। क्वेश्चन आपका एक भी गलत नहीं होगा, मैं करवाऊंगा बहुत सारे क्वेश्चन आज, और सारे आप सही कर पाओगे, देख लीजिएगा। और मैंने सभी जो क्वेश्चन आज लिए हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए। एक भी ऐसा क्वेश्चन मेरा आज नहीं है जो किसी एग्जाम में ना पूछा गया हो। मैंने अपनी मर्जी से कोई क्वेश्चन नहीं बनाया है, सभी क्वेश्चन अच्छे अच्छे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सभी एग्जाम्स में, कोई पंजाब में आया हुआ था, कोई वेस्ट बंगाल में आया हुआ था, कोई महाराष्ट्र सेट में पूछा गया है, कोई नेट में पूछा गया है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में कोई क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस प्रकार के मैंने सारे क्वेश्चन वहां से उठा लिए जो कैनन से बनकर आए हैं। और इस प्रकार से अगर आप पढ़ रहे हो तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, मेरी गारंटी, देख लीजिएगा आप। चलो जी अब आ जाओ, आइडल प्लेन का अगला पार्ट आ गया कैनन ऑफ चैन। तो देखो इसको जोड़ दो, चैन, अरे गलम पैरा करो ना थे, वाह चैन है, और वाह चैन कौन पैर रखी है? थाकालो आइडल पहन रखी है ना। आइडल चैन किसने पहन रखी है रे? बोले हमारे आइडल ने गले में चैन पहन रखी है। क्या पहन रखी है? चैन पहन रखी है। तो चैन किसका है? आइडल प्लेन का पार्ट है। पहले तो ये क्वेश्चन आएगा। देखो यहां से पूछे जाते हैं सामान्य एग्जामों में, तो जो इनके आइडल प्लेन के पार्ट है ना 5, वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पार्ट किसका है, ये पार्ट किससे संबंधित है, ये पार्ट किससे संबंधित है। लेकिन जब कोई अच्छा एग्जाम आता है तो फिर यहां से भी पूछ लेता है, इनका संबंध भी इनके साथ पूछ लेता है, बोलता है ये कैनन ऑफ मॉड्यूलेशन का संबंध किससे है? तो फिर आप बताना कैनन ऑफ चैन से है। कैनन ऑफ चैन नहीं पूछना चाह रहा, वो पूछना चाह रहा है आइडल प्लेन, तो आपको ये ऑप्शन में नहीं देगा, सीधा पूछेगा कैनन ऑफ मॉड्यूलेशन का संबंध किससे है? आइडल प्लेन से है, वर्बल से है, या नोटेशन से है। तो आप पहचानोगे, पहले तो इससे जोड़ोगे और सीधे पहुंच जाओगे वहां तक। मैं सिखाता हूं कैसे। चैन किसने पहन रखी है? बोले मेरे आइडल ने पहन रखी है। तो चैन का नाम देखते ही आइडल प्लेन कर देना, बिना सोचे समझे। अब यहां से पूछ ले तो क्या करें? डिक्रीज एक्सटेंशन, डिक्रीज एक्सटेंशन, जो एक्सटेंशन है, प्रसार है, उसको डिक्रीज करना है। गला में चैन पहन रखी है, बड़ी सार की, बोले है ना, लंबी चौड़ी चैन पहन रखी है, तो उसके एक्सटेंशन को डिक्रीज करना है, उसको थोड़ा छोटा कर ले। बोले यार ये बहुत लंबी चैन पहन रखी है, इससे चैन के एक्सटेंशन को क्या करना है? डिक्रीज करना है, कम करना है। तो किसका एक्सटेंशन कम करना है? बोले चैन का।
अरे एक्सटेंशन डिक्रीज किसका करना था? बोले चेन का करना था। और चेन कौन पहन रखी ही रहे? बोले आइडल पहन रखी ही। तो जुड़ जाएगा अपने आप। एक्सटेंशन डिक्रीज करेंगे किसका? चेन का, जो गले में पहन रखी है उसको थोड़ी छोटी करो, बोले बहुत लंबी हो रखी है ना। और देखो अगला मॉड्यूलेशन। इस मॉड्यूलेशन को आप मॉडल समझ लो। क्या समझ लोगे? मॉडल समझ लो। मॉडल देखा करो ना। हाँ, मॉडल खूब सारा बना करे हैं और खूब मॉडल बन रहे भी घूमया करे हैं ना। तो मॉडल समझ लो इस मॉड्यूलेशन को। तो देखो मॉडल, और मॉडल गले में क्या पहन रखा है भाई? मॉडल ने गले में चैन पहन रखी है। तो मॉडल कैसे बन गया? बोले चैन पहन के मॉडल बन गया। तो मॉडल चैन, और चैन कौन पहन के रखता है? बोले मेरे आइडल ने चैन पहन रखी है। ऐसे कर सकते हैं। तो मॉडल बोले चैन पहन बन रहे है। तो मॉडल ने क्या पहन रखी है? चैन। तो मॉड्यूलेशन क्वेश्चन आ जाएगा। कैनन ऑफ मॉड्यूलेशन का संबंध किससे है? कैनन ऑफ मिलिट्री सीक्वेंस से है, कैनन ऑफ चैन से है, या दो कोई और दे देगा? आप तुरंत पहचान जाएंगे। मॉडल बन रहा है, और मॉडल क्या बन रहा है? बोले चैन पहन बन रहा है। चैन पहन के मॉडल बन रहा है। कर सकते हैं। चलो जी अगले पे आ जाओ। कैनन ऑफ फिलिट्री सीक्वेंस। अब इसको भी जोड़ो, थोड़ा ऊपर कर देता हूं मैं। फिलिट्री सीक्वेंस। अब सुनो, थे बोलिया करो ना, बोले तेरा तो मैं फिल्टर शॉट कराऊंगा ना। और गुलजार का सॉन्ग भी है ना फिल्टर वाला। हाँ, फिल्टर शॉट करा दो भाई। ठीक है। तो बोले तेरे तो मैं फिल्टर शॉट कराऊंगा। ठीक है बोले, या तेरे तो फिल्टर मैं ठीक कराऊंगा। तेरे सारे फिल्टर खराब हो रखे हैं, वो ठीक कराऊंगा बोले। तो चलो जी फिल्ट्री से उठा लो यहां से फिल्टर। और फिल्टर उनका ठीक करना ही रहे? बोले मेरा आइडल का ठीक करना ही। उनका आइडल का ठीक करना ही। तो फिल्ट्री सीक्वेंस और फिल्टर सीक्वेंस किसका? आइडल का। बोले मेरे फिल्टर खराब हो रखे हैं, फिल्टर ठीक करूंगा बोले मेरे आइडल के। फिल्टर किसके ठीक करोगे? बोले आइडल के ठीक करेंगे। तो आप सीधे जोड़ दोगे, ऑप्शन आ जाएगा कैनन ऑफ फिल्ट्री सीक्वेंस का संबंध किससे है? आइडल प्लेन से है, कि वर्बल प्लेन से है, कि नोटेशन प्लेन से है, या इनमें से किसी से नहीं। ऐसे चार ऑप्शन बना देगा। फिल्टर सीक्वेंस देखते ही आपके दिमाग में आएगा, और बोले फिल्टर शॉर्ट कराना ही या फिल्टर ठीक करना ही उनका आइडल का करना ही सबसे पहले तो, है ना। तो आइडल के फिल्टर शॉर्ट कर दोगे आप, देखते ही लगा दो। अब सुनो जी, इनको जोड़ना है इनके साथ, क्योंकि ये इसके पार्ट है। चलो जी, सबऑर्डिनेट क्लासेज और कोऑर्डिनेट क्लासेज, इनको जोड़ो फिल्टर के साथ। बोले सबऑर्डिनेट क्लास अधीनस्थ वर्ग, मतलब क्या हुआ? अधीनस्थ वर्ग। सबऑर्डिनेट क्लास, जो अधीनस्थ क्लास है ना, बोले जो मेरे अधीनस्थ क्लास है या जो अधीनस्थ क्लास होती है, उसके तो फिल्टर मुझे शॉर्ट करने हैं, उसके तो फिल्टर शॉर्ट। और भाई सीनियर क्या करें ना, अधीनस्थ क्लासों वालों के तो फिल्टर शॉर्ट कर उड़ाई रखेंगे, तो ले नहीं कर रखे हैं बाकी, है ना। तो फिल्टर शॉर्ट है। तो फिल्टर शॉर्ट किसके? बोले सबऑर्डिनेट क्लास, अधीनस्थ क्लासों के करेंगे। फिल्टर शॉर्ट किसके करेंगे? अधीनस्थ क्लासों के करेंगे, है ना। कोऑर्डिनेट क्लास, जो कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं करेगा उसके तो फिल्टर शॉर्ट करे जाएंगे, उसके तो फिल्टर ठीक किए जाएंगे। ऐसे याद कर लो, जो कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं करेगा उसका तो फिल्टर शॉर्ट किया जाएगा, उसके तो फिल्टर शॉर्ट किए जाएंगे। कर सकते हो आसानी से साथ। और फिल्टर कौन शॉर्ट करता है? आइडल करता है, या किसके होते हैं? आइडल के होते हैं। इस प्रकार से जोड़ लीजिएगा, गलत नहीं होगा यहां से क्वेश्चन। अभी मैं करवाऊंगा आपको, चिंता ना करिए। चलो जी, आइडल प्लेन के 15 कैनन आपने याद कर डाले, 15 कैनन याद कर डाले, और आइडल प्लेन के जो 5 भाग थे वो भी आपने याद कर डाले। उनमें कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से। अब आते हैं हम वर्बल प्लेन, या फिर इसी का दूसरा नाम है टर्मिनोलॉजी। कई बार पूछ लिया गया है, टर्मिनोलॉजी का संबंध किससे है? बोले वर्बल प्लेन से है। किससे है? वर्बल प्लेन से है, पूछा जा चुका है। वर्बल प्लेन के कितने कैनन हैं? बोले सर 4 हैं। 15 4 24 याद किए थे। आइडल प्लेन के 15 हमने पढ़ ली, वर्बल प्लेन के 4, अब हम 4 पढ़ने वाले हैं। चलो जी, कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, प्रसंग। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है प्रसंग या फिर संदर्भ भी बोल सकते हैं आप। कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट अर्थात संदर्भ। चलो जी जोड़ो,
पहले तो आप दिमाग में ये बिठा लो, ये वर्बल प्लेन जो है ना, भले ही ये आपका शाब्दिक स्तर हो सकता है हिंदी में, लेकिन अपने दिमाग में इस वर्बल प्लेन को देखते ही वो वाला प्लेन आना चाहिए, है ना? कौन सा? वो वाला प्लेन आपके दिमाग में आना चाहिए। वर्बल प्लेन कोई आपकी नई कंपनी है और उसका आपने नाम रखा है वर्बल प्लेन है, तो ये एरोप्लेन समझ लो आप इसको, वर्बल प्लेन समझ लो आप इसको। इसके हिसाब से इनको जोड़ेंगे। देखो कैसे जोड़ेंगे। कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, भाई मैंने तो ऐसे ही याद किया था और इस प्रकार से याद करने पर मेरे क्वेश्चन सही भी हुए थे। मेरा क्वेश्चन कभी इन कैनन से आज तक गलत नहीं हुआ। इस प्रकार से मैंने याद कर रखे हैं और कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाता है, मेरा क्वेश्चन सही होता है। और ऐसे याद किए थे तभी मैं पास हुआ हूं, तभी मेरा अच्छे नंबर के साथ सिलेक्शन हुआ है। और आप भी अगर इस प्रकार से याद करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कैनन का कोई सवाल आपका गलत नहीं हो। सूचीकरण के 9 कैनन भी हम याद करेंगे, उनका भी मैं जुगाड़ बताऊंगा, उनको कैसे याद करना है। कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, जो मैं करवा रहा हूं आप तो उस प्रकार से तैयार करते जाइए, एक ना एक दिन आप किंग बन जाएंगे लाइब्रेरी साइंस के। अभी डर लगता है ना, कुछ बच्चे मुझे कॉल करके कहते हैं, बोले सर 40% नंबर दिला देना बस लाइब्रेरी साइंस में, बाकी जीके को तो हम सल्टा लेंगे। डट जाओ, है ना? इस जीके वाले पार्ट में हो सकता है आपके कम नंबर आ जाएं, लेकिन लाइब्रेरी साइंस में किसी भी बच्चे के 80% से कम नंबर नहीं आने वाले हैं। जीके का मुझे नहीं पता आप क्या करोगे, आपका काम है वो, लेकिन लाइब्रेरी साइंस से कमजोर बच्चा भी 80% नंबर लेके आएगा। मेरी क्लासें कंप्लीट होने तक और एग्जाम तक मैं आपको सब कुछ करवा दूंगा। अभी तो हम कंसेप्ट देख रहे हैं, इनके बाद मैं क्वेश्चन की सीरीज चलाने वाला हूं। आपको टॉपिक बताऊंगा कि इस टॉपिक को तैयार करके आ जाना, कल बोर्ड पे इसके सारे क्वेश्चन करेंगे हम। उस प्रकार से हम सीरीज चलाएंगे, टेस्ट सीरीज भी अलग से चलाएंगे। तो चिंता ना करिए, मैं किसी को आप में कोई बता रहा हूं ना, कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसके 80% से कम नंबर इस सब्जेक्ट में आएंगे। बस मैं करवा रहा हूं, उस प्रकार से आप करते जाओ। चलो जी, कॉन्टेक्स्ट, प्रसंग। बोले किसको प्रसंग हो रहे? बोले क्या को प्रसंग चाल रहे हो रहे? जब मैं आयु था दोनों के बीच में क्या को प्रसंग चाल रहे हो है? बोले यार कुछ ना, एक वर्बल प्लेन खरीदवा को प्रसंग चाल रहे हो है। क्या को प्रसंग चाल रहे है? वर्बल प्लेन खरीदवा को प्रसंग चाल रहे हो है। प्लेन खरीदनो है, कौन सो? वर्बल प्लेन। प्लेन को क्या नाम है? वर्बल प्लेन खरीदनो है। बोले प्रसंग क्या को चाल रहे हो है? वर्बल प्लेन खरीदवा को चाल रहे है। बोले है ना, तो ये कर दोगे आप, प्रसंग से वर्बल प्लेन का प्रसंग था। बोले एन्यूमरेटिव, वर्गीकरण पद्धति पढ़ी थी आपने, वर्गीकरण पद्धति, एन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम अर्थात परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति। एन्यूमरेटिव का मतलब होता है परिगणनात्मक। चलो परिगणना, बोले कहां करेंगे? प्लेन में, वर्बल प्लेन में बैठकर ही मैं तो परिगणना करांगा। बोले है ना, अब नीचे ना बैठा, तो परिगणना कहां करोगे? बोले वर्बल प्लेन में बैठ, तो वर्बल प्लेन से आप सीधा सीधा जोड़ दोगे। परिगणना कहां करेंगे? बोले वर्बल प्लेन में बैठकर ही अब तो परिगणना करेंगे। कहां करोगे रे? वर्बल प्लेन में बैठकर ही परिगणना करेंगे। ठीक है। करेंसी, अरे करेंसी क्या के लिए चाहिए है? वर्बल प्लेन खरीदवा के लिए चाहिए है। करेंसी क्या के लिए चाहिए? बोले वर्बल प्लेन खरीदवा के लिए करेंसी चाहिए है। बोले ठीक है, कर लो। बहुत सिंपल बना दिया है यार आपके लिए तो। रेटिसेंस, अरे रेट क्या की है? बोले क्या की रेट की बात कर रहे हो रे? बोले यार वर्बल प्लेन की रेट की बात कर रहे हैं हमें तो। रेट ऐसे किसकी बात कर रहे हो? बोले वर्बल प्लेन की रेट की बात कर रहे हैं। करेंसी, बोले वर्बल प्लेन खरीदने के लिए। रेट किसकी रेट है? बोले वर्बल प्लेन की रेट पूछ रहे हैं या उसकी रेट की बात कर रहे हैं। परिगणना किसमें करेंगे? बोले वर्बल प्लेन में बैठ के ही परिगणना करेंगे अब तो, है ना। और कॉन्टेक्स्ट, प्रसंग किसका चल रहा है तुम्हारे बीच में, दोनों के बीच में किसका प्रसंग चल रहा है? बोले वर्बल प्लेन खरीदने का प्रसंग चल रहा है और अब तो उसी में बैठ के परिगणना करेंगे। करेंसी किसके लिए? वर्बल प्लेन के लिए चाहिए। और रेट किसकी रेट की बात कर रहे हो? बोले वर्बल प्लेन की रेट की बात कर रहे हैं। याद हो गए, चार धड़ाधड़, कोई समस्या नहीं होने वाली है। मैं चाहता तो आपको सामने दे देता, ये रहे आपके 43 उत्तर, याद कर लेना रे। बोला
मेरा उद्देश्य सिर्फ कंटेंट देना नहीं है, कंटेंट आपको डिलीवर करना ही मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य यह है कि आपको मैं याद करवाऊं कि एग्जाम में कैसे निपटना है। बस एकमात्र उद्देश्य मेरा यही है। नहीं तो मैं आपको बाकी गुरुजियों की जैसे आपको भी कंटेंट देके बोले ठीक है कर लाना याद है, ये 43 उपसूत्र है, ऐसा ही हुआ है? बता देना मुझे अगर कोई याद करवाया हो तो, या किसी ने याद करवाया हो तो। चलो जी, अब सीख जाएंगे, पर अब सीख जाएंगे, अब करवाना पड़ेगा, है ना? जो छुप छुप के मेरे वीडियो देखते हैं ना, जो वो अब सीख जाएंगे। बोले यार वह गुरुजी तो ना ये बता रहा है, वह गुरुजी तो यहाँ कह रहा कि मार्गरेट मान महिला है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या? तो गुरुजी मार्गरेट मान महिला है, ध्यान रखना, अगर आपको नहीं पता है तो देख लेना और गूगल करना, पहली चीज तो ये। और ये बताना मेरा फर्ज है, क्योंकि मार्गरेट मान पुरुष के जैसा नाम लगता है, तो इसमें क्या गलत कर दिया? मार्गरेट मान महिला थी, बता दिया बच्चों को, उनको भी पता चल गया। जरूरी थोड़ी ना है हम क्वेश्चन की ही बात करें। और अगर आपको बुरा लगे मार्गरेट मान महिला है या नहीं है तो ठीक है साहब, बता देना, पुरुष बता देंगे। या फिर आप पुरुष भी नहीं मानते तो जो तीसरा लिंग होता है, ठीक है, आपकी मर्जी है। बाकी हमने तो कुछ गलत किया नहीं है। मार्गरेट मान महिला है तो महिला बता दिया, इसमें क्या गलती कर दी यार? जो आप क्लास में मेरे लिए कमेंट करते हैं, बड़ी क्लास में, मतलब आप मुझे सीरियस तो लेने लग गए हैं। चलो ये मेरे लिए खूब बहुत बड़ी बात है। जो गुरुजी मेरा वीडियो देखते हैं, मेरी बात उन तक पहुंच जाएगी शायद। चलो जी, नोटेशन प्लेन। नोटेशन प्लेन कितने थे? 24 थे। आइडल प्लेन, वर्बल प्लेन और नोटेशन प्लेन। आइडल प्लेन 15, वर्बल प्लेन 4 और नोटेशन प्लेन 24 थे। 15, 4, 24 संख्या तो आपको याद हो गई होगी। अब इन 24 के 24 उपसूत्रों को हम याद करेंगे। नोटेशन प्लेन का पहला भाग है बेसिक कैनन। और अब सुनो, एकदम गांव का आदमी बन जाइए, और थोड़ी देर चीजें याद हो जाएंगी, क्वेश्चन सही हो जाएंगे, और तो कुछ नहीं है। बाद में बन जाना सबके सब, है ना, शहरी बाबू। पहले फिलहाल तो आप ग्रामीण इंसान बन जाओ। चलो जी, बेसिक कैनन। और बेसिक कैनन को आप क्या समझोगे? बेस दिया करो ना थे, अगर अनबुआ जी आया करे तो बेस दो ना, वो वाला बेस समझ लेना, बस बेस देनु है आज सबने, है ना। चलो जी, कैसे याद करेंगे? अब चलो, कैनन ऑफ सिनोनिम। सिनोनिम और होमोनिम ये दोनों याद कर लेना भाई। सिनोनिम और होमोनिम, यहां से एक क्वेश्चन थ्योरी को लेकर पूछा जाता है दोनों के संबंध में। मैं बता दूं आपको, थ्योरी के रूप में क्वेश्चन, हालांकि मैंने क्वेश्चन में उसको आगे ऑब्जेक्टिव में ले लिया है ताकि इनका अर्थ भी आपको पता चल जाए कि सिनोनिम क्या है और होमोनिम क्या है। यहां से क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने लिया है, जहां से क्वेश्चन नहीं आता वो मैंने स्किप कर दिया है। ये इसलिए इनका क्वेश्चन मैंने डाला है, इनके अर्थ का क्वेश्चन बना के डाला है ताकि आपको पता चले। सिनोनिम और होमोनिम, सिनोनिम मतलब समानार्थी, होमोनिम मतलब समनाम। अर्थ का एक होता है, मतलब समानार्थी, उनका अर्थ समान होता है जबकि यहां नाम ही समान है। तो सिनोनिम का मतलब देखो क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछता है। एक विषय के लिए या एक सब्जेक्ट के लिए एक ही क्लास नंबर होना चाहिए। सिनोनिम क्या कहता है? एक सब्जेक्ट बराबर एक क्लास नंबर। सिनोनिम बराबर, देखो बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत बार आता है, ऑप्शन दे देगा आपको, क्वेश्चन बना के दे देगा, एक सब्जेक्ट के लिए एक क्लास नंबर होना चाहिए। इस बात की व्याख्या या इसकी वकालत कौन सा कैनन करता है? सीधा लिख के दे देगा, एक सब्जेक्ट के लिए एक क्लास नंबर, ऐसे दे देगा, एक सब्जेक्ट के लिए केवल और केवल एक ही क्लास नंबर होना चाहिए। इस चीज की या इस बात की वकालत कौन सा सिद्धांत करता है? इस प्रकार से आपको दे देगा। दूसरा कैसे देगा? देखो, सिनोनिम का मतलब होता है एक सब्जेक्ट के लिए एक क्लास नंबर। होमोनिम का मतलब इसका जस्ट उल्टा है। कैसे? एक क्लास नंबर के लिए केवल और केवल एक सब्जेक्ट।
एक सब्जेक्ट के लिए एक क्लास नंबर, सिनोनिम एक क्लास नंबर के लिए एक सब्जेक्ट, वहां क्या आंसर लगाओगे? होमोनिम। ध्यान रखना इस चीज का। तो ऐसे देखो, ये मिक्स मत करना भाई, आप मिक्स ना हो इसके लिए भी मैं आपको जुगाड़ बता दूं। चलो, एक JECT, एक सब्जेक्ट बराबर एक क्लास नंबर, एक क्लास नंबर। तो यहां पर देखो पहले सब्जेक्ट आ रहा है और यहां पर सिनोनिम में भी एस है और यहां पर भी एस है, दोनों एस मिला देना। पहले यहां सिनोनिम में एस है तो सब्जेक्ट में भी पहले एस है, तो एक सब्जेक्ट पहले लेना है, एस पहले आना चाहिए। तो सिनोनिम में एक सब्जेक्ट के लिए एक क्लास नंबर, यहां पर उल्टा है, यहां पर एक क्लास नंबर आएगा, एक क्लास नंबर के लिए एक सब्जेक्ट। तो एस एस दोनों आने चाहिए, ध्यान रखना। अब मिक्स नहीं होंगे शायद आपको। चलो जी, तो सिनोनिम और होमोनिम किसके हैं? बेस के हैं। सबके एक ही नाम है, याद कर लेना भाई। अब देखो रिलेटिविटी, रिलेटिविटी का मतलब होता है हिंदी में, देखो वैसे कुछ भी अर्थ होगा, लेकिन अपने को कैसे याद रखना है? रिलेटिविटी का मतलब रिश्तेदार, रिश्तेदारी, है ना? आपको ऐसे याद रखना है। रिश्तेदारी बोले यार, देखो रिश्तेदारी मसूद बुआ जी आया करे ना, तो रिश्तेदारी से कौन आता है? जब भी कोई रिश्तेदार आता है या बुआ जी वगैरह कोई भी आती है, बहन आती है ना, तो आप क्या करते हो? बेस देते हो कि नहीं? बस वही करना है। तो रिश्तेदारी मसू बोले बुआ जी आओ है ना, तो हम क्या देते हैं? बेस देते हैं। ठीक है, बोले रिश्तेदारी में तो बेस लागे हैं, बोले बेस देना है। ठीक है। यूनिफॉर्मिटी, और यूनिफॉर्म भी एक बेस ही तो है। अपन यूनिफॉर्म पहनते हैं, वो क्या है? एक बेस ही तो है। ऐसे याद कर लेना, बेस कौन सा है ना? लेडीज वालों बेस की बात कर रहे हूं मैं, जो अपन देते हैं ना। और सब जो गांव से है वो तो सब समझते होंगे, और शहरी बाबुओं का तो मुझे पता नहीं। हीरारसी, और हीरा नाम है कोई को, है ना, माँ का पड़ोस में है ना। तो हीरा के पैरे है, बोले बेस पैरे है, हीरा के पैरे है, बेस पैरे है ना। तो याद, हीरा नॉन हीरा, यहां भी हीरा आ रहा है तो हीरा भी बेस पैरे है, तो दोनों अपने आप याद हो जाएंगे। चलो जी, 4 के 4 तैयार हो गए अपने। हीरा के पैरे है, बोले बेस पैरे है, तो हीरा का संबंध, हीरारसी का संबंध किससे है? बेसिक कैनन के साथ है। जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा। चलो जी, अब आ जाओ, इनमें तो डायरेक्ट दे रखा है मिक्स बेस और बेस, मिक्स बेस 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 बेसिक से है, बस सीधा सीधा जुड़ रहा है, बेस अर्थात बेसिक से। ये तो डायरेक्ट नाम लिखा हुआ है, बाकी और किसी में नहीं है, इसलिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बेस आगे किसी कैनन में नहीं लगा हुआ है, तो ये जो बेस लगे हुए हैं वो बेसिक वाले में ही है, तो सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। आप इनके नाम देखते ही लगा दोगे, बोले सर ये तो बेसिक का है, क्योंकि बेस ऑलरेडी लिखा हुआ है इन कैनन्स में, तो ये भी जोड़ दोगे आप, कोई दिक्कत इनमें नहीं होने वाली है। देख लो, आपने 27 कैनन याद कर डाले हैं, पता भी नहीं चला, है ना। चलो जी, कैनन ऑफ फेसेटेड नोटेशन। अब इसे आप फेसेटेड मत पढ़ना, है ना, थोड़ी देर बिल्कुल गांव का आदमी बन जानो है। फेसेटेड नहीं समझना है, इसको बोले फाटेड़ो समझना है। क्या समझना है? फाटेड़ो। और फाटेड़ो क्या है? बेस है, बोले फाटेड़ो क्या है? फाटेड़ो बेस है ना। तो फाटेड़ो बेस, तो बेस से क्या हो जाएगा? बेसिक। और यो बना फाटेड़ो, नॉन फेसेटेड यो बना फाटेड़ो है, तो यो भी बना फाटेड़ो क्या है? कुछ फाटेड़ा बेस, कुछ बना फाटेड़ा है, तो ये भी याद हो जाएगा। अब देखो एक्सटेंसिवनेस, एक्सटेंसिवनेस प्रसार, तो देखो प्रसार चौड़ो कर दियो, क्या नहीं चौड़ो कर रखे हो? बेस ना चौड़ो कर रखे हो, है ना। बेस को एक्सटेंशन कर रखे हो, प्रसार कर रखे हो, बिन फैला रखे हो है। क्या नहीं फैला रखे हो? बोले गुज्जी बेस में फैला रखे हो है, चेक कर रहे हैं, वो भी फाटेड़ो है, साफ तो है, बोले ठीक है, कर दोगे आसानी से। और ये भी आगे देखो को एक्सटेंसिवनेस, तो एक्सटेंसिवनेस आगे और कहीं नहीं है, तो एक्सटेंसिवनेस किसका होगा? बोले बेस में चौड़ो कर देख रहे हैं, है ना, तो प्रसार उसका बोले फैला के देख रहे हैं। ठीक है, ये भी कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 31 कैनन आपने याद कर डाले हैं। अब नेमोनिक्स में तो आपको कोई समस्या नहीं है, क्योंकि सबके आगे वैसे ही नेमोनिक्स लगा हुआ है, तो ये तो वैसे ही आपको याद हो जाएंगे। देखो कैनन ऑफ नेमोनिक्स, नेमोनिक्स को किसके साथ जोड़ना है? नेमोनिक्स का मतलब होता है स्मृति सहायक। नेमोनिक्स का मतलब क्या होता है? स्मृति सहायक। और देखो इस बेसिक को भी आपने जोड़ देना है,
जोड़ा नहीं ना आपने, अपन ने जो बेसिक कैनन थे ये रहा, इस बेसिक को भी तो नोटेशन के साथ जोड़ना है यार। कई बार पूछ लेता है बेसिक कैनन का संबंध किससे है, नोटेशन प्लेन से। इसको जोड़ा नहीं था अपन ने, गलती से रह गया था ये। तो बोले बेस का तो नोट लागे ना, तो नोट समझ लेना ही, बोले बेस का नोट लागे ही, बेस का नोट लागे ही बोले। तो बेसिक कैनन देखते ही आप समझ जाओगे बेस का तो नोट ला गया करें बोले। नोट समझो ना, नोट तो थे। कोई नहीं समझा तो कमेंट कर दियो भाई। चलो जी, हो ही गया था वो, फाटेदार बना फाटेड़ा हो ही गया। चलो जी, नेमोनिक्स। नेमोनिक्स का मतलब होता है स्मृति सहायक। क्या होता है? स्मृति सहायक। और स्मृति में तो सहायक रहे। देखो कई बार पूछ लिया जाता है कैनन ऑफ नेमोनिक्स का संबंध है आइडल प्लेन से, वर्बल प्लेन से, नोटेशन प्लेन से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसको नोटेशन प्लेन के साथ भी तो जोड़ना है। तो चलो नेमोनिक्स स्मृति सहायक, और नोट थे कोई 10 लाख दे दो ना तो बिल्कुल ही नहीं भूलोगा, भूल जाओगे नोट देर। स्मृति में वैसे ही सहायक है, नोट तो भाई स्मृति में सहायक है। स्मृति में क्या सहायक है? बोले नोट सहायक है। नोट 10 लाख देर देखे, भूल जाइयो कोई नहीं, कभी नहीं भूलोगे तुम। तो स्मृति में सहायक है, स्मृति में सहायक है, बिल्कुल नहीं भूलोगे तुम। नोटों के मामले में तो बिल्कुल नहीं भूलोगे। तो स्मृति में सहायक है क्या? बोले नोट। नोट से क्या हो जाएगा? नोटेशन प्लेन, पहचान जाओगे आराम से। अब देखो नेमोनिक्स का जहां भी नाम आएगा आप तुरंत पहचान जाएंगे, बोले नेमोनिक्स का मतलब होता है स्मृति सहायक, और नोट स्मृति में सहायक होता है। बिल्कुल कभी नहीं भूलोगे आप, है ना। चलो जी, इनको जोड़ने की आवश्यकता वैसे नहीं है क्योंकि सबके आगे नेमोनिक्स लगा हुआ है, और नेमोनिक्स वाले सारे नेमोनिक्स में जाएंगे। और किसी में भी आइडल प्लेन के किसी में आपने नेमोनिक्स नहीं देखा, वर्बल प्लेन में आपने कहीं नेमोनिक्स नहीं देखा। नेमोनिक्स तो आप, और नेमोनिक्स वैसे भी आपको याद है, अल्फाबेटिकल नेमोनिक, शेड्यूल नेमोनिक याद करवाई दिए थे। तो ये नेमोनिक तो नेमोनिक वाले के हैं सब, तो इनमें तो वैसे ही कोई समस्या नहीं है। सेमिनल नेमोनिक, सेमेंटिक नेमोनिक सारे याद करवाए थे मैंने आपको नेमोनिक तो। और ये नेमोनिक किसके पार्ट हैं? बोले कैनन ऑफ नेमोनिक के पार्ट हैं। बस ये तो डायरेक्ट दे रखे हैं आपको। देखो आपने 36 कैनन याद कर लिए हैं, 36 कैनन्स में कोई समस्या आपको नहीं होने वाली। अब आ जाओ कैनन फॉर ग्रोइंग यूनिवर्स। ग्रोइंग यूनिवर्स को पहले तो आप जोड़ो किससे? किसका पार्ट है? नोटेशन प्लेन का पार्ट है। तो ग्रोइंग, बोले ग्रोइंग क्या हो रही है? बोले नोटम ग्रोइंग हो रही है ना। नोट है ना, नोट उनमें ग्रो हो रहा है, वो बढ़ रहे हैं हमारे पास। बोले ग्रोइंग हो रही है, किसमें हो रही है? नोटों में हो रही है। तो ग्रोइंग, अरे बोले ग्रोइंग तो नोटम हो रही है। तो ये देखते ही आप नोटेशन प्लेन लगा दे। कैनन फॉर ग्रोइंग यूनिवर्स, बोले ग्रोइंग क्या हो रही है? नोटम हो रही है, नोटेशन प्लेन लगा देंगे, कोई दिक्कत यहां नहीं होने वाली है। अब सुन, अब इनको जोड़ना है किसके साथ? ग्रोविंग के साथ। तो जोड़ो। बोले एक्स्ट्रापोलेशन में और इंट्रापोलेशन में क्या हो रही है? ग्रोविंग हो रही है। देखो एक्स्ट्रापोलेशन इन अरे, एक्स्ट्रापोलेशन इन चेन, इंट्रापोलेशन इन चेन और इंट्रापोलेशन इन अरे। ये एक्स्ट्रापोलेशन और इंट्रापोलेशन दो शब्द याद कर लो, फिर सारे याद हो जाएंगे। तो एक्स्ट्रापोलेशन, एक्स्ट्रापोलेशन किसमें हो रही है? एक्स्ट्रापोलेशन में, पोल्यूशन को आप पोल्यूशन ले लो यार, पोल्यूशन है ना। तो पोल्यूशन ले लो इसको। बोले पोल्यूशन एक्स्ट्रा हो रहा है, मतलब पोल्यूशन एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा का मतलब ही हो रहा है ना यार, ग्रो। एक्स्ट्रा का मतलब ग्रो। तो पोल्यूशन एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा पोल्यूशन हो रहा है मतलब ग्रो हो रहा है। एक्स्ट्रा पोल्यूशन और इंट्रा पोल्यूशन किसमें? ग्रोविंग में, ग्रो हो रहा है। तो ये वैसे याद हो जाएगा, दोनों में ग्रोविंग हो रही है। और ग्रोविंग किसमें हो रही है? बोले नोटम हो रही है। तो वैसे जुड़ जाएंगे ये सीधे, तो ये चारों हो जाएंगे इससे। इंट्रापोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन ही नाम है चारों में, तो चार गए यहां से, एक साथ चलतेंगे। अब देखो कैनन फॉर बुक क्लासिफिकेशन। बुक क्लासिफिकेशन, और बुक क्लासिफिकेशन किसका पार्ट है? सबसे पहले तो आइडल प्लेन का है कि वर्बल प्लेन का है कि नोटेशन प्लेन का है? नोटेशन प्लेन चल रहा था अपना, वो दो तो हो ही गए थे। तो इसको जोड़ो पहले तो नोटेशन प्लेन के साथ में। तो जोड़ो कैनन फॉर बुक क्लासिफिकेशन। बोले है ना, बुक का तो नोट लग गया करे हैं, बुक का तो नोट लग गया करे हैं, या ऐसे याद कर लेना। अगर बुक का क्लासिफिकेशन करवाना है, पुस्तक का वर्गीकरण करवाना है, तो नोट लगेंगे। बोले क्या लगेंगे? नोट लगेंगे।
बुक का क्लासिफिकेशन अगर करवाना है, पुस्तकों का वर्गीकरण अगर तुम्हें करवाना है मेरे से, तो नोट लगेंगे, तो आप तुरंत जोड़ दोगे नोटेशन से। अब चलो जी, इसके भी पार्ट हैं। देखो क्या है, कैनन ऑफ बुक नंबर। तो बुक से तो बुक सीधा सीधा जुड़ रहा, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा आपसे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से 15-20 क्वेश्चन बनते हैं। कितने बनते हैं? 15-20 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। क्वेश्चन ये बनेगा, बुक नंबर फॉर्मूला किसके द्वारा दिया गया? तो आप बताएंगे रंगानाथन साहब के द्वारा, क्योंकि सारे के सारे कैनन किसने दिए हैं? रंगानाथन ने दिए 43 कैनन, और बुक नंबर फॉर्मूला भी इन्हीं का पार्ट है। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया? SR रंगानाथन साहब के द्वारा दिया गया। बुक नंबर फॉर्मूले में दूसरा क्वेश्चन सुनिएगा, बुक नंबर फॉर्मूले में कितने तत्व हैं, कितने एलिमेंट्स हैं? तो बुक नंबर फॉर्मूले में 8 एलिमेंट हैं। सुनिएगा कौन कौन से, एक दो तीन चार 5 6 7 और 8, ये दोनों एक ही है। कई बार क्रिटिसिज्म नंबर आ जाता है, कई बार इवेल्युएशन नंबर आ जाता है। CR अर्थात क्रिटिसिज्म नंबर, इसी का दूसरा नाम है इवेल्युएशन नंबर, है ना, EVN नंबर। कई बार EVN नंबर, EVN लिखा हुआ आता है सीधा ही, तो पहचान जाना CR एक ही बात है दोनों। तो कितने तत्व हो गए? 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कई बार आपसे पूछा जाता है बुक नंबर फॉर्मूले में कुल कितने एलिमेंट हैं, तो आप बताएंगे, बोले सर 8 एलिमेंट है। अब सुनो, ये 8 एलिमेंट क्रमबद्ध हैं, इनका क्रम भी यही रहेगा, आगे पीछे नहीं होगा। तो याद कैसे करें? बुक नंबर फॉर्मूले के 8 एलिमेंट कौन कौन से हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है। किसी का भी नाम पूछ लेगा, बताइए Y के बाद कौन सा है, A के बाद कौन सा है, S के पहले कौन सा है, C के बाद क्या आएगा, कौन सा एलिमेंट है, सबसे पहले कौन सा एलिमेंट है, सबके लास्ट में कौन सा एलिमेंट है। ये 8 के 8 है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बना सकता है, इनसे बहुत से क्वेश्चन बनाकर दे देता है। तो आप याद कर लेना इनका क्रम कैसे, LFYA, 2 टुकड़ों में याद कर लो, LFYA, 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 एक टुकड़ा तो ये याद कर लो। VSCR, VSC और CR, VSCCR, तो ऐसे याद कर लो, LFYA, LFYA, VSC और CR, VSC और CR, VSCCR, VSC और CR, CCR, CCR, ऐसे याद कर सकते हो। LFYA, VSCCR, VSCCR, 8 के 8 है, ये तत्व याद हो जाने चाहिए। अब सुनो, इसके बाद LFYA, VSCR, VSCR या CCR, ऐसे याद रख लेना। यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इनके योजक चिन्हों को लेकर पूछा जाता है। कहां बोले योजक चिन्ह है और कहां योजक चिन्ह नहीं है, यह पूछा जाता है। तो LFYA है ना, इनमें तो कोई योजक चिन्ह नहीं है, जो अपन ने पहला टुकड़ा बनाया था इनमें कोई योजक चिन्ह नहीं लगेगा। LFYA, इनके बीच में किसी चिन्ह या कोई चिन्ह आपको नजर आ रहा है क्या? LFYA, कोई चिन्ह नहीं है, यहां तक कोई योजक चिन्ह नहीं है। उसके बाद जो टुकड़ा बनाया था अपन ने VSC और CR, इन सब में योजक चिन्ह है। तो इनका योजक चिन्ह आप याद कर लेना कैसे, डॉट डैश सेमीकोलन और कोलन, डॉट डैश सेमीकोलन और कोलन। सबसे पहले क्या लगेगा, बोले डॉट, फिर डैश, फिर सेमीकोलन और फिर कोलन, ये जुड़ेंगे। और फिर वो टुकड़ा अपने को याद था ही, तो यहां बीच में फंसा दो उनको, VSC और CR, ये लो जी। अब आपसे पूछा जाएगा CR किस योजक चिन्ह के साथ जुड़ता है, बोले कोलन के साथ। C किससे जुड़ता है, सेमीकोलन के साथ। S किससे जुड़ता है, बोले हाइपन के साथ या डैश के साथ। और V किससे जुड़ता है, डॉट के साथ। तो डॉट डैश सेमीकोलन और कोलन, ऐसे बना देना, क्योंकि आपने सीधा याद कर लिया ना, LFYA कोई योजक चिन्ह नहीं है, VSCR डॉट डैश सेमीकोलन कोलन, छोटा कोलन और फिर बाद में मुख्य कोलन, डॉट, फिर उस डॉट से थोड़ा सा पेन को देखो ऐसे, डॉट, फिर डॉट से थोड़ा सा ऐसे किसका दोगे तो डैश बन जाएगा, और डैश से फिर सेमीकोलन, सेमीकोलन से फिर मतलब छोटा, और उसके बाद अपना मुख्य कोलन, सेमी फिर पहले छोटा आएगा फिर कोलन आएगा। तो ये क्रम याद रखना। बुक नंबर, ये देखो ऐसे भी पूछता है, बुक नंबर फॉर्मूले में जो योजक तत्व दे रखे हैं, योजक चिन्ह दे रखे हैं,
उनका क्रम भी दे देता है, 4 ऑप्शन बना के दे देगा। तो आप कौन सा वाला ऑप्शन ठीक करोगे? डॉट, डैश, सेमीकोलन और कोलन। ये ऑप्शन किसी में मिल जाए तो ये लगा देना वहां पर, ये क्रम रहेगा इनका। बाकी सब में ये आगे पीछे मिलेंगे, किसी में कोलन पहले मिलेगा, सेमीकोलन बाद में मिलेगा, कभी डैश पहले मिलेगा, डॉट बाद में मिलेगा। तो ये क्रम याद कर लेना। मेरे पढ़ाने का उद्देश्य यही तो है, मैं बताऊं आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं, ताकि आप याद करें उस चीज को उस तरीके से। तो डॉट, डैश, सेमीकोलन और कोलन, LFYA, VSC और CR, बस। चलो जी, अब अगला क्वेश्चन यहां से क्या पूछा जाता है, देखिएगा। इन सब के नामों का या नामों की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है, पूरा नाम आपसे पूछा जाता है। बोले एल का मतलब क्या है? बोले सर एल का मतलब है लैंग्वेज। वह पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? वह जो बुक है अपन जिसका नंबर बना रहे हैं वह किस भाषा में लिखी गई है? तो एल का मतलब होता है लैंग्वेज। 4 ऑप्शन देगा। बुक नंबर, देखो ऐसे क्वेश्चन आएगा, बुक नंबर फॉर्मूले में एल का पर्याय है या एल से आशय है, तो वहां 4 ऑप्शन बना देगा। जिस ऑप्शन में आपको लैंग्वेज मिले वो वाला आंसर लगा देना। 4 ऑप्शन बनाएगा, चारों एल से ही शुरू होंगे। चारों ऑप्शन का पहला वर्ड एल से ही शुरू होगा। आपको लैंग्वेज वाले पे टिक करना है। तो एल की फुल फॉर्म लैंग्वेज। ऐप दिखेगा, ऐप का भी क्वेश्चन बना के दे देगा आपको। तो ऐप से क्या करोगे? जिस ऑप्शन में आपको फोरम लिखा हुआ हो, और वाई अर्थात ईयर, ए का मतलब होता है एक्सेशन नंबर। ए का मतलब एक्सेशन नंबर क्या है उस पुस्तक का, परिग्रहण क्रमांक क्या है, कितने नंबर पे वो लाइब्रेरी में आई थी। एक्सेशन नंबर स्थायी होता है और एक बार दे दिया जाता है, तो वो एक्सेशन नंबर किसी दूसरी बुक को नहीं दिया जाता है। एक्सेशन रजिस्टर भी मैंने आपको दिखाया था एक क्लास में। तो उस पुस्तक का एक्सेशन नंबर क्या है? एक्सेशन नंबर की जगह कई बार ये ना देके सीरियल नंबर दे देता है। इस ए से क्या आशय है, वहां पर एक्सेशन नंबर नहीं देता, कई बार दे देगा सीरियल नंबर। उस पुस्तक का सीरियल नंबर क्या है ये भी दे देता है। ध्यान रखना दोनों का, या तो एक्सेशन नंबर मिल जाएगा ऑप्शन में, एक्सेशन नंबर नहीं मिलेगा तो सीरियल नंबर मिलेगा। दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते क्योंकि दोनों एक ही बात है। तो एक्सेशन नंबर मिलेगा एक का, या एक्सेशन नहीं मिला तो आपको मिलेगा सीरियल नंबर। बोले वी से क्या आशय है? बोले वॉल्यूम नंबर, पुस्तक का कौन सा वॉल्यूम है, पहला वॉल्यूम है कि दूसरा वॉल्यूम है ना। एस का मतलब सप्लीमेंट मिलेगा आपको, जिस ऑप्शन में सप्लीमेंट हो वह ठोक देना है। सी का मतलब होता है कॉपी, ध्यान रखना। इस सी का मतलब क्या है? कॉपी नंबर। और इस सीआर का नंबर है क्रिटिसिज्म नंबर, या सीआर की जगह कई बार ईवीएन लिखा हुआ आता है, तो इस ईवीएन का मतलब है इवैल्यूएशन नंबर। ये सारे क्वेश्चन है, हर एक शब्द में क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। आप अगर याद कर लोगे, बुक नंबर फॉर्मूले में 8 तत्व है, किसने दिया? रंगानाथन ने दिया। बुक नंबर फॉर्मूले के 8 तत्व कौन से हैं? बोले LFYA, VSC और CR। चिन्ह बोले इनके डॉट, डैश, सेमीकोलन और कोलन। पहले टुकड़े में LFYA में कोई योजक चिन्ह नहीं है, उसके बाद डॉट, डैश, सेमीकोलन और कोलन, फिर सारे वर्ड बिछा दो बीच में, VSC और CR, इनको बिछा दो बीच बीच में, अपना आंसर तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से पढ़ना है अगर एग्जाम में अच्छी रैंक लेकर आनी है तो, और टाइम पास करना है तो बोले करते रहना। 42वां कैनन आ गया अपना, 42वां कैनन आ गया। और 42वां कैनन मतलब है कलेक्शन नंबर, और कलेक्शन नंबर किसका पार्ट है? आपका नोटेशन प्लेन का है, कलेक्शन का। तो बोले नोट लगा करें, ठीक है। अब कलेक्शन नंबर देखो क्या है बेटा, किसी पुस्तक का कलेक्शन नंबर उस संग्रह को दर्शाता है जिससे वह संबंधित है। यह पुस्तकालय द्वारा अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सुधारने के लिए उपयुक्त प्रतीक है। अब देखो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपकी लाइब्रेरी में कोई पुस्तक आती है जो अंडर साइज है, छोटी पुस्तक है, बाकी जो पुस्तकें हैं उनसे छोटी है, आकार में छोटी है, अंडर साइज है, तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, है ना। अंडर साइज के लिए किसका प्रयोग करेंगे? बोले उस पुस्तक का जो बुक नंबर बनाएंगे, उस पुस्तक का जो नंबर बनाएंगे उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। जो छोटी, देखो इंग्लिश में याद करोगे ज्यादा ठीक रहेगा, नहीं तो आपके दिक्कत आएगी। बोले छोटी को नीचे लाइन खींचनी है या बड़ी के नीचे लाइन खींचनी है।
अंडर अंडर, देख लो अंडर साइज जो है उसके लिए नीचे अंडरलाइन करनी है, मतलब उस पुस्तक का जो नंबर है एक्स 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 एक्स, किसी कोई बुक नंबर है और ये पुस्तक छोटी है साइज में, तो इसके नीचे हम ऐसे लाइन खींच देंगे। बस इसको देखकर हम समझ जाएंगे कि ये कोई छोटी साइज की बुक है, इस प्रकार से समझ जाएंगे हम। मान लो ओवर साइज बुक है, कोई बुक ओवर साइज है, ये कोई बुक नंबर था, पुस्तक का क्रमांक था, नंबर था, ये ओवर साइज है, नॉर्मल पुस्तकों से बड़ी है, बड़ी पुस्तक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, बड़ी है तो ऊपर खींच देंगे, ओवर साइज है तो ओवर लाइन करेंगे, ऊपर लाइन खींचेंगे। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। छोटी है, अंडर है, मतलब अंडर है साइज में तो नीचे, ओवर साइज है तो ओवर का मतलब ऊपर, तो ऊपर लाइन खींचेंगे। इसको देखकर आप समझ जाओगे, बोले सर ये तो कोई पुस्तक है जो कि ओवर साइज है, बड़ी साइज की पुस्तक है, तो आप देखते ही पहचान जाओगे। ठीक है, उसके बाद देखो एबनॉर्मल पुस्तक है, मतलब अलग ही तरीके की है, बाकी पुस्तकों में मैच नहीं करती, कोई कहीं से लंबी है कहीं से छोटी है, अलग ही साइज की है ना, एबनॉर्मल है, तो उसके लिए आप जो बुक नंबर आपने बनाया था उसके नीचे भी और ऊपर भी दोनों तरफ लाइन खींच दो। ऐसी स्थिति देखकर आप समझ जाएंगे, बोले ये कोई एबनॉर्मल पुस्तक है, बाकी पुस्तकों मतलब तिरछी है, कहीं कॉर्नर निकल रहा है, कोई अलग ही टाइप की है, मैच नहीं होती, ना छोटी ना बड़ी ना नॉर्मल, अलग ही प्रकार की पुस्तक है, एबनॉर्मल है, तो इसके लिए आप ऊपर और नीचे दोनों तरफ अंडरलाइन करेंगे। एबनॉर्मल पुस्तक के लिए ओवरलाइन और अंडरलाइन दोनों होंगे, ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा ये, है ना। और फिर आगे आपका व्रोन, मतलब कटी फटी पुस्तक, व्रोन का मतलब कटी फटी पुस्तक है, कोई कहीं से कटी फटी है, खराब हो रखी है, तो उसके लिए आप ऐसे नंबर बनाइए उस बुक का और उस बुक के नंबर को राउंड में डाल दीजिए, ऐसे सर्किल बना दीजिए उसके ऊपर। तो ये क्या है, आप इसको देखकर समझेंगे, बोले कोई पुस्तक है जो कटी फटी हुई है ना। अगर ऐसे आपको किसी बुक नंबर के ऊपर गोला लगा हुआ मिले तो आप समझ जाना कि ये कटी फटी पुस्तक है। ध्यान रखना इन चीजों का भी आप। चलो जी, स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप, है ना। वैसे भी अब तो समस्या नहीं आती होगी, पहले डिजिटल बोर्ड छोटा था थोड़ा, तो ऐसे लगता था कि हाँ मैं सामने आ गया हूं। आजकल तो शायद ये समस्या नहीं रहती होगी आपको, मैंने बड़ा बोर्ड लगा दिया है तो अब दिक्कत नहीं होगी। चलो जी, तीसरा कैनन है डिस्टेंसिवनेस। अब देखो इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, यहां से ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इस नियम के अनुसार कोल नंबर को लिखते समय तीन तत्वों के मध्य, जो कोल नंबर के तीन तत्व होते हैं ना, उन तीनों तत्वों के मध्य रिक्त स्थान होगा। यह सिद्धांत क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार कोल नंबर को लिखते समय तीनों तत्वों के मध्य रिक्त स्थान होना चाहिए। कौन से होते हैं कोल नंबर के तीन तत्व, पूछा जाता है। कोल नंबर के तीन तत्व कौन कौन से हैं, तो बुक नंबर, क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर, तीन तत्व होते हैं आपके। कोल नंबर के तीन तत्व कौन कौन से हैं, क्लास नंबर जो हम वर्गीकरण के माध्यम से बनाते हैं, क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर, तीनों को मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है, कोल नंबर बनता है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कोल नंबर के पार्ट कौन कौन से हैं, तो क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर, इन तीनों को यदि हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, कोल नंबर बन जाएगा, जो अपने कहां काम में आएगा, सूचीकरण के अंदर काम में आएगा। वर्गीकरण में तो हम क्लास नंबर बना के छोड़ देते हैं, फिर जब हम कैटालॉगिंग करेंगे तो इन तीनों को मिलाकर हम कोल नंबर तैयार करेंगे और उस कोल नंबर के आधार पर हम एंट्रियां बनाएंगे, जो कि कैटालॉगिंग वाले पार्ट में हम इसको पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। तो आप तो यहां इतना ही ध्यान रख लेना, क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर तीनों को मिला दें तो क्या बन जाता है, कोल नंबर। कोल नंबर के तीन भाग कौन से हैं, क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर। ये जो डिस्टेंसिवनेस का कैनन है वो क्या कहता है, इस बुक नंबर के या क्लास नंबर के, बुक नंबर के और कलेक्शन नंबर के तीनों के बीच में एक एक अंक की जगह होनी चाहिए, ये नियम कहता है। क्लास नंबर लिखने के बाद एक अंक की जगह छोड़ेंगे, उसके बाद बुक नंबर लिखेंगे, फिर एक अंक का स्पेस देंगे और फिर कलेक्शन नंबर लगाएंगे, ताकि हमें पता रहे कि ये क्लास नंबर था, ये बुक नंबर है और ये कलेक्शन नंबर है। अगर हम कंटिन्यू लिख देंगे तो पता नहीं चलेगा कि क्लास नंबर कहां तक आ रहा है, कंटिन्यू लिख देंगे तो पता नहीं चलेगा बुक नंबर कहां से स्टार्ट हुआ है।
इसलिए एक एक अंक का स्पेस देंगे, पता चल जाएगा कि ये क्लास नंबर खत्म हो गया, ये बुक नंबर शुरू हो गया और ये क्लास नंबर, ये कलेक्शन नंबर शुरू हो गया। इस प्रकार से एक एक अंक के बीच में स्पेस देना है। अब देखो ये कई बार पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने इसको भी लास्ट में डाल दिया। सीधा सीधा फैक्ट है, सेयर्स ने वर्गीकरण के कितने उपसूत्र दिए? बोले सर 29 उपसूत्र दिए। कब दिए? 1915 में दिए। ध्यान रखना। देखो एक चीज और बता दूं मैं आपको, जो ये कैनन शब्द है ना, वो दो व्यक्तियों ने यूज किया है। किसने? दो व्यक्ति। कौन कौन थे? सबसे पहले तो कैनन शब्द का यूज किया था सेयर्स महोदय ने, WCB सेयर्स ने। और क्योंकि 29 कैनन दिए थे 1915 में, सबसे पहले तो 1915 में यूज कर लिया था ये शब्द। उसके बाद एक व्यक्ति और थे, SR रंगानाथन, जिसके हम 43 कैनन पढ़ रहे हैं। ये दो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने सिद्धांतों को कैनन नामक शब्द दिया। अब सुनो, इसी रिचर्डसन के कैनन, इसी रिचर्डसन ने अपने कैनन को क्या नाम दिया? क्रिटेन नाम दिया। हालांकि ये नहीं पूछा जाता है, बहुत रेयर है कि यहां से क्वेश्चन आए, फिर भी मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए मैंने ये भी दे दिया। इसी रिचर्डसन के कैनन क्या कहलाए? क्रिटेन कहलाए। स्टैनले जस्ट, ये नाम ही अजीब अजीब है ना, L स्टैनले जस्ट के कैनन क्या कहलाए? फंडामेंटल लॉजिक रूल्स कहलाए। स्टैनले जस्ट ने अपने कैनन्स का क्या नाम रखा? फंडामेंटल लॉजिक रूल्स नाम रखा। सेयर्स ने अपने क्या नाम दिया था? अपने सिद्धांतों का कैनन नाम दिया। और रंगानाथन साहब ने भी क्या नाम दिया है? कैनन नाम दिया है। लेकिन स्टैनले जस्ट ने अपने कैनन का क्या नाम रखा? फंडामेंटल लॉजिक रूल्स। फंडामेंटल लॉजिक रूल्स किसके द्वारा रखा गया अपने कैनन्स का नाम? तो स्टैनले जस्ट के द्वारा। इसी रिचर्डसन ने अपने कैनन को क्या नाम दिया? क्रिटेन नाम दिया। H.E. ब्लीस ने अपने कैनन को प्रिंसिपल नाम दिया। क्या नाम दिया? प्रिंसिपल दिया। प्रिंसिपल नाम किसने दिया अपने कैनन को? ब्लीस के द्वारा दिया गया। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। अब आपको 43 कैनन मैंने याद करवा दिए हैं और आ जाओ अब क्वेश्चंस की तरफ। अब देखो, जो मैंने याद करवाया है उस तरीके से क्वेश्चन भी सही होते हैं या नहीं होते हैं, तभी तो पढ़ने का फायदा है, नहीं तो क्या मतलब फिर इस चीज का। तो अब आपके क्वेश्चन उस तरीके से सही होने चाहिए। चलो जी शुरू करते हैं। निम्न में से भिन्न को पहचानिए। अलग जो है उसको पहचानना है आपको, जो इनमें से नहीं है, अलग होना चाहिए, उसे पहचानो आप। कैनन ऑफ कॉनकोमिटेंस, बिल्कुल बोले सर क्लासिफिकेशन के कैनन में हमने ये तो पढ़ा है, ठीक है। कैनन ऑफ रिलेटिव सीक्वेंस, रिलेवेंट सीक्वेंस है ना, बोले ये भी पढ़ा है। कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू, या रिकॉल वैल्यू पढ़ा है क्या हमने? नहीं पढ़ा है, मैं बताऊंगा कहां से है। कैनन ऑफ डिफरेंशिएशन, तो ये बोले हमने पढ़ा है। तो ये उपसूत्रों के अंदर ये नाम तो हमने देखे हैं, कॉनकोमिटेंस वाला नाम भी देख लिया, रिलेवेंट सीक्वेंस वाला नाम भी देख लिया और डिफरेंशिएशन भी देख लिया। डिफरेंस बोले किसमें डिफरेंस था? करेक्टर में डिफरेंस होता है। और करेक्टर किसका? मेरे आइडल का। तो ये आइडल प्लेन का पार्ट है, याद होना चाहिए आपको। और जो रिकॉल वैल्यू है ये क्या है? ये सूचीकरण का उपसूत्र है, सूचीकरण में पढ़ेंगे। तो सूचीकरण के 9 उपसूत्र हैं, ये वाला वहां से लिया है। वर्गीकरण का उपसूत्र ये नहीं है, 43 के अंदर ये शामिल नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने वर्गीकरण के लिए अपने मानक सिद्धांतों के नाम, मानक सिद्धांत का नॉर्मेटिव प्रिंसिपल के नामकरण में कैनन शब्द का प्रयोग किया? अभी मैंने आपको बताया दो व्यक्ति थे जिन्होंने क्या नाम दिया था? कैनन नाम दिया था। एक तो था आपका SR रंगानाथन और एक था WCB सेयर्स, अर्थात 1 और 2 जिस ऑप्शन में है वो आंसर लगाइए। तो 1 और 2 इसमें है, तो ए वाला आंसर सही हो जाएगा अपना, ठीक है। अब देखो, अभी जो मैंने बताया था आपको, एक क्लास नंबर केवल और केवल एक सब्जेक्ट को दर्शाना चाहिए। कौन सा कैनन इसकी वकालत करता है? इग्नू के पेपर में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, BLIS 2020 में। जो बिलीव का पेपर हुआ था इग्नू का, और शायद ये जून वाले पेपर में, जून में हुआ था ये पेपर, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। इग्नू के BLIS के पेपर में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। एक क्लास नंबर केवल और केवल एक सब्जेक्ट को दर्शाना चाहिए। कौन सा कैनन इसकी वकालत करता है? मैंने बताया था
एक क्लास, यहां क्लास पहले आ रहा है। सिनोनिम और होमोनिम दो बताए थे। सिनोनिम एस था अर्थात पहले सब्जेक्ट आना चाहिए था, तब तो हम सिनोनिम करते। तो यहां तो क्या आ जाएगा फिर, होमोनिम। एक क्लास नंबर एक सब्जेक्ट को दर्शाना चाहिए, तो यहां होमोनिम आ जाएगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, एक सब्जेक्ट अर्थात एस, एक सब्जेक्ट केवल और केवल एक क्लास नंबर को दर्शाना चाहिए, इसकी वकालत कौन सा कैनन करता है? मैंने कहा था ना पहले सब्जेक्ट एस आ रहा है, तो अपने वाले में भी पहले एस होना चाहिए। तो ये रहा एस, कहां गया, ये रहा सिनोनिम। सब्जेक्ट अर्थात एस और एस, क्या आ जाएगा आंसर अपना, सिनोनिम। ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, ध्यान रखना, इसको इस प्रकार से पहचान लेना। चलो जी, अब आ जाओ। अब आपके क्वेश्चन शुरू हो गए, इनसे आप कैसे निपटोगे, ये आपकी प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन थोड़ा मैंने थ्योरी से लिया है, और थ्योरी से इसलिए लिया है ताकि कई बार थ्योरी से कई कैनन्स को लेकर क्वेश्चन पूछ लेता है। सबसे नहीं है, कुछ फेवरेट क्वेश्चन है जो थ्योरी से बनते हैं, वो भी मैं ले आया हूं, ताकि सबकी थ्योरी आपको नहीं पढ़ानी पड़े। मुझे आपको जो तरीका बताया है, बाकी आप उससे निपट पाएंगे उस प्रकार से। कैनन ऑफ एग्जॉस्टिवनेस, जिसे आप कहते हैं संपूर्णता का सिद्धांत, कहता है, क्या कहता है बताइए इसमें से आंसर। एग्जॉस्टिवनेस जो हमने पढ़ा था ना, उसकी बात है ये। एक अरे, अरे का मतलब होता है पंक्ति, एक अरे में उसके सभी पात्र सदस्य शामिल होने चाहिए। कैनन ऑफ एग्जॉस्टिवनेस का मतलब क्या है, देखो इसके अर्थ भी पता चल जाएंगे ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो, है ना। जो थ्योरी से क्वेश्चन बनकर आ सकता है ना, वो भी मैंने डाल दिया है ताकि आपको इनके अर्थ का भी पता चल जाए, है ना। तो एक अरे, एक पंक्ति में उसके सभी पात्र सदस्य शामिल होने चाहिए, एक अरे में उसके सभी पात्र सदस्य शामिल नहीं होने चाहिए, एक चैन में उसके सभी पात्र सदस्य शामिल नहीं होने चाहिए, और एक चैन में उसके सभी पात्र सदस्य शामिल होने चाहिए। इसका अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा बेटा ये, याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चंस के माध्यम से हम वो चीज भी करवा देंगे जो आपको नहीं बताई गई है। एक अरे में उसके सभी पात्र सदस्य शामिल होने चाहिए, ये बात कौन कहता है? कैनन ऑफ एग्जॉस्टिवनेस कहता है। याद कर लेना इसको। निम्न में से कैनन फॉर चैन किसका भाग है? देखो 95% क्वेश्चन यहीं से आने हैं, इस प्रकार से आने हैं। 95% क्वेश्चन ऐसे ही आना है। 1% अगर आप कोई अच्छे लेवल का पेपर दे रहे हैं तो थ्योरी से क्वेश्चन बनाकर देता है, जो कि मैंने फिर भी डाल दिए हैं। और अभी तो सिर्फ ये डेमो, ये मान लीजिए कि डेमो है, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। बाकी तो जब मैं क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊंगा तो उसमें तो सारे क्वेश्चन करेंगे हम। अब सारे क्वेश्चन तो यहां करना संभव नहीं है ना, तो क्वेश्चन की सीरीज चलाएंगे उस समय सारे करेंगे, है ना। यहां तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो निम्न में से कैनन्स फॉर चैन किसका भाग है? चलो जी, तरीके सारे बता दिए हैं मैंने आपको, सारे कैनन्स याद करवा दिए हैं। कैनन फॉर चैन, तो ये चैन पकड़ लो, बताया था ना चैन है। तो चलो आ जाओ। कैनन फॉर कंसिस्टेंट सीक्वेंस, कैनन फॉर कोऑर्डिनेट सीक्वेंस, डिक्रीजिंग एक्सटेंशन और सबऑर्डिनेट क्लासेज। याद आ गया होगा आपके। डिक्रीज करेंगे बोले एक्सटेंशन को, चेन लंबी थी उसको डिक्रीज करेंगे, याद आ गया होगा। तो ये रहा आंसर। एक्सटेंशन को डिक्रीज करेंगे किसके को? बोले चेन को। चेन ये किसका भाग है? अगर मैं यहां से भी क्वेश्चन बना दूं तो चेन, बोले चेन तो मेरे आइडल प्लेन रखे हो, तो आइडल प्लेन का पार्ट था ये, आइडल प्लेन का पार्ट था, है ना। तो डिक्रीज करेंगे किसको? एक्सटेंशन को। तो ये अपना आंसर आ गया। डिक्रीज एक्सटेंशन किसका करेंगे? चेन का करेंगे। ये पढ़ा दिया है मैंने, अब यहां ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा भाई। कैनन ऑफ मॉड्यूलेशन, मॉडल बताया था ना किसका भाग है? चेन का है, अरे का है, कैरेक्टरिस्टिक्स का है और सक्सेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। अरे बोले मॉडल के पेन रखे हो, चेन पेन रखे हो, याद करवाया था मैंने अभी। इस प्रकार से आंसर आएंगे बेटा जी। मेरे तरीके से आपने याद किया है तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बुक नंबर फॉर्मूला में कितने तत्व हैं? 8 तत्व हैं। LFYA, VS, C और CR, 8 तत्व हो गए आपके। डॉट डैश, सेमीकोलन और कोलन इसके योजक चिन्ह हो गए। चलो जी आगे देखते हैं। निम्न में से कैनन ऑफ टर्मिनोलॉजी किसका भाग है? टर्मिनोलॉजी। अब बेटा सुनो,
टर्मिनोलॉजी का दूसरा नाम भी मैंने आपको बताया था, वर्बल प्लेन। तो ये टर्मिनोलॉजी की जगह आप वर्बल प्लेन भी मान लेना भाई, VERBEL, वर्बल प्लेन। वर्बल प्लेन मान लो, भले ही टर्मिनोलॉजी मान लो। मैंने बताया था ना वर्बल प्लेन का दूसरा नाम क्या है, टर्मिनोलॉजी। चलो जी, निम्न में से कैनन ऑफ वर्बल प्लेन का भाग है, बताइए। वर्बल प्लेन, तो आ जाओ भाई, भाग है पूछ रहा है। कैनन ऑफ मॉड्यूलेशन, बोले मॉडल, मॉडल तो चेन वाले का पार्ट है, तो इसका तो नहीं है, आइडल प्लेन का भाग था ये। तो कोऑर्डिनेट क्लासेज, जो बोले कोऑर्डिनेट नहीं करेगा उसके तो फिल्टर शॉर्ट कर दिए जाएंगे, तो ये भी नहीं है, ये तो फिल्टर शॉर्ट वाले का था। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी और करेंसी, ये रहा आपका करेंसी। बोले करेंसी को क्या करोगे, अरे वर्बल प्लेन खरीदो जाएगा, करेंसी के काम आओगी, वर्बल प्लेन के काम में आएगी, था ना। तो ये वाला अपना आंसर हो गया, ऐसे लगाओगे आंसर। सर्वप्रथम कैनन शब्द का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले कैनन शब्द का प्रयोग WCB सेयर्स ने किया था 1915 में। ठीक है, आगे चलो। सेयर्स ने सर्वप्रथम कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन किस वर्ष दिए? तो सबको पता है 1915 में दिए। कितने दिए थे? 29 कैनन दिए थे, ये बता चुका हूं मैं। रंगानाथन ने वर्गीकरण के उपसूत्रों को कितने स्तरों में विभाजित किया है? वर्गीकरण के जो उपसूत्र हैं उनको कितने स्तरों में विभाजित? 3 में, आइडल प्लेन, वर्बल प्लेन और नोटेशन प्लेन, 3 में बांटा है। तो ये रहा आंसर अपना, बी हो जाएगा, बी वाला आंसर होगा। 3 स्तर थे, ये आपको बता दिए थे मैंने। रंगनाथन ने वर्गीकरण के 3 स्तर कौन से बताए? तो आप सबको पता है, आइडल, वर्बल और नोटेशन। ये आंसर क्या हो गया, यहां से भी बी हो जाएगा। अगर आपने ईमानदारी से पढ़ा है तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। कैनन ऑफ रिलेटिविटी, बोले रिश्तेदारी मासू, तो कोई भी आवे है बेस दियो जाए ना, तो वो वाला है ये। तो पहचानो, देखिए भाई, आइडल प्लेन, वर्बल प्लेन, नोटेशन प्लेन। देखो तीसरे स्तर पे जोड़ा है मैंने इसको, तीसरे स्तर पे जोड़ा है, इससे जटिल क्वेश्चन नहीं बना सकता मैंने, डायरेक्ट ना जुड़ने वाला नहीं दिया है। आगे देखो, कैनन ऑफ रिलेटिविटी, तो रिलेटिविटी रिश्तेदारी, और रिश्तेदारी में बेस दिया, और बेस का लागे बोले नोट, तो ये हो गया आंसर, सीधा सीधा। मैंने जोड़ा था ना, बेस को नोट से जोड़ा था। रिलेटिविटी रिश्तेदारी में सु बुआ जी आया करे, तो बिना आपा बेस दिया, और बेस, बेस का बोले नोट लागे हैं, बताया था मैंने आपको। तो नोटेशन प्लेन का हिस्सा है ये, इस प्रकार से करिएगा बेटा जी। टर्मिनोलॉजी का संबंध है, टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी आपको बताया ही था मैंने, वर्बल प्लेन का भाग है, अभी बताया है। वर्बल प्लेन से संबंधित नहीं, सॉरी, आइडिया या आइडल प्लेन से संबंधित नहीं है, नहीं है। 3 का तो संबंध आइडल प्लेन से है और 1 का नहीं है। तो देखो जी, कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, बोले कैरेक्टर तो स्टिक है, उनको, आइडल को, तो ये तो सीधा सीधा संबंधित है, कैरेक्टरिस्टिक था आइडल का, ये हमने देखा था। सक्सेशन, बोले सक्सेस कौन हो गया था? मेरा आइडल हो गया था, तो ये भी इसका है। बोले सक्सेस कौन हुआ था? बोले मेरा आइडल तो खुद सक्सेसफुल हुआ है। अरे पंक्ति में लगा हुआ है कौन? बोले मेरा आइडल पंक्ति में लगा हुआ है, तो ये भी इसी का है। करेंसी, तो करेंसी नहीं है, करेंसी से तो बोले हम वर्बल प्लेन खरीद रहे थे, तो ये तो वर्बल प्लेन का भाग है। इसका मतलब आंसर क्या जाएगा? डी जाएगा। अपने जुगाड़ बेटा काम करेंगे हर क्वेश्चन में, रटने की जरूरत ही नहीं है, और रट के तो तुम सही भी नहीं कर सकते। वर्बल प्लेन से संबंधित नहीं है। अब वर्बल प्लेन की बात करो, बोले प्रसंग क्या को चाल रहे हो है? बोले यार वर्बल प्लेन खरीदवा को विचार है, बी को प्रसंग चाल रहे है, तो ये तो सीधा सीधा वर्बल प्लेन से संबंधित हो गया। और बोले करेंसी के काम होगी, वर्बल प्लेन खरीदवा काम होगी। और परिगणना, बोले हम वर्बल प्लेन में बैठ के ही करेंगे अब, तो ये भी मैंने बताया था एन्यूमरेटिव। तो क्या बच गया? जो बच गया वो अपना आंसर हो गया, नेमोनिक्स, जो कि नोटेशन प्लेन का भाग है। चलो जी अगला देखो, कैनन ऑफ परमानेंस, और परमानेंस क्या था? परमानेंट होता है, बोले क्या? करेक्टर परमानेंट होता है, तो करेक्टर बताया था। और करेक्टर किसका स्टिक था? आइडल का था। तो देखो देखिए क्या पूछना चाह रहा है, ये रहा परमानेंट। और परमानेंस मैंने याद करवाया था ना, परमानेंस को परमानेंट तरीके से याद कर लेना। तो परमानेंस क्या है?
बोले आदमी का करेक्टर परमानेंट होता है। याद करवाया था, ये मिल गया आपका। लगाओ आंसर। ऐसे आंसर लगेंगे बेटा, अगर मेरे तरीके से याद कर रखा है तो एक एक सेकंड में आंसर लगेंगे। कैनन ऑफ परमानेंस, देखो एक ही क्वेश्चन है, दो प्रकार से पूछा है। कैनन ऑफ परमानेंस का संबंध है तो करेक्टर बोले स्टिक था, करेक्टर स्टिक था, ये सीधा संबंध था, वो चीज पूछिए। अब सीधा ना पूछ के थोड़ा सा और जटिल बना के पूछ सकता है। कैसे? कैनन ऑफ परमानेंस का संबंध किससे है? तो बोले परमानेंट क्या होता है? करेक्टर होता है। परमानेंट क्या होता है? करेक्टर होता है। और करेक्टर किसका किसका करेक्टरिस्टिक था? आइडल का था। तो इसका मतलब आइडल प्लेन का पार्ट है। तो लगाओ आइडल प्लेन, ए आंसर हो गया। बस ऐसे लगा दोगे। तीसरे स्तर पर जाकर भी ये पूछ सकता है, इसीलिए तो मैंने कड़ी बना के याद करना सिखाया था। कैनन ऑफ परमानेंस, तो परमानेंट क्या था? करेक्टर था। और करेक्टरिस्टिक्स किसका था भाई? मेरे आइडल का करेक्टर तो स्टिक है। तो ऐसे आप आंसर लगा देंगे, आइडल से आइडल हो गया। कैनन ऑफ एग्जॉस्टिवनेस, और बोले एग्जॉस्टिव है, बाकी तो लैंड लगा रखी है। तो लैंड लगा रखी है, लैंड का मतलब पंक्ति। संबंध किससे है? तो ये आ गया बी। कैनन ऑफ अरे एग्जॉस्टिवनेस, एग्जॉस्टिव बोले लैंड, पंक्ति लगा रखी है, तो पंक्ति से अरे हो गया आपका। इस प्रकार से करना है, धड़ाधड़ आंसर आएंगे। एज सर, बोले सर के पास एज है, हमारे सर के पास तो एज है। किसका? बोले उनका करेक्टर बहुत अच्छा है, करेक्टरिस्टिक है या करेक्टर बहुत अच्छा है, यही एज है हमारे सर के पास। तो डी आंसर हो गया। चलो जी, कैनन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स का संबंध किससे है? करेक्टरिस्टिक किसका है रे? करेक्टरिस्टिक बोले हमारे आइडल का है, तो आइडल का करेक्टरिस्टिक है, तो आइडल प्लेन अपना आंसर हो गया। ऐसे आंसर आएंगे बेटा, पटापट आंसर आएंगे। आइडल प्लेन करेक्टरिस्टिक है, करेक्टरिस्टिक किसका है? बोले आइडल का है। अरे ऑप्शन भी नहीं देखने पड़ते, बिना ऑप्शन देके आंसर आते हैं। और ये सारे क्वेश्चन सुन लो, फिर कह रहा हूं, ये मैंने मन से नहीं बनाए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आ रखे, वहां से मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है, और ये आए हुए क्वेश्चन करवा रहा हूं। आए हुए क्वेश्चन एक एक सेकंड में आंसर निकल रहे हैं इनके, तो घबराने की आवश्यकता ही नहीं है, आप निपट पाओगे एग्जाम में आ गए तो। कैनन ऑफ करेंसी, अरे बोले करेंसी के काम में होगी रे? वर्बल प्लेन खरीदवा के काम में होगी करेंसी। बहुत अच्छे से बताया था, ये आ गया आंसर। ऐसे आएंगे बेटा जी। फिल्टर, बोले तेरे तो फिल्टर शॉर्ट कराएंगे, और फिल्टर किसके कराएंगे? बोले फिल्टर शॉर्ट कराएंगे आइडल के, या फिल्टर शॉर्ट करेगा आइडल किसके? अधीनस्थ क्लास वालों के, ऑर्डिनेट क्लासेज वालों के फिल्टर शॉर्ट कौन करेगा? आइडल करेगा। ऐसे लगाने हैं। कैनन ऑफ नेमोनिक, कैनन ऑफ नेमोनिक का संबंध किससे है? भाई देखो, नेमोनिक किसके थे? सारे के सारे लास्ट में थे नेमोनिक, तो नोटेशन प्लेन के, तो लगाओ नोटेशन प्लेन। ये लो जी, नोटेशन प्लेन सारे सब में नेमोनिक लगा हुआ था ना, वो तो नोटेशन प्लेन में था। और नेमोनिक मतलब स्मृति सहायक, और स्मृति में सहायक क्या होते हैं? बोले नोट तो स्मृति में ही सहायक होते हैं, उनको तो कभी हम भूलते ही नहीं हैं। इस प्रकार से पढ़ोगे तो एग्जाम में आपका नंबर कहीं से भी नहीं कटेगा। अगर मेरी क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज बिना कहे लाइक कर दिया करो, और क्लास अगर पसंद आए, चीजें समझ में भी आ रही हैं, क्वेश्चन के जवाब भी आप दे पा रहे हैं, तो प्लीज चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने क्लास को देखा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद।